So hello and welcome to the Chronicles YouTube platform. My name is आलोक सिंह और क्रॉनिकल आईएएस का ये एक इनिशिएटिव है कि यूपी पीसीएस 2024 का जो मेंस एग्जामिनेशन है उसको प्रेमाइस में रखते हुए हम डेली अपना एक टेस्ट सीरीज रन कर रहे हैं जिसमें अराउंड 500 क्वेश्चन प्रेमाइज्ड ऑन द यूपी पीसीएस सिलेबस। यूपी पीसीएस का जो जनरल स्टडीज का सिलेबस है राइट फ्रॉम पेपर 1 टू पेपर 2, 3, 4, 5, 6, ये 6 के 6 जनरल स्टडीज के जो पेपर हैं उनके सिलेबस के प्रेमाइस पे अराउंड 500 क्वेश्चंस हम इन 3-4 महीनों में, जब तक मेंस ना हो जाए, यूपी पीसीएस का मेंस ना कंक्लूड हो जाए, तब तक हम अपने इस टेस्ट सीरीज में डिस्कशन करेंगे। डेली सिलेबस के अकॉर्डिंग 5 क्वेश्चंस हम अपनी वीडियो क्लासेस में डिस्कस करेंगे एंड साइमल्टेनियसली आपको 2 क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करने के लिए देंगे, जिसको आप अपने घर पे बैठ के उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। उनकी पीडीएफ आप हमें हमारे ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर पे मेल कर सकते हैं ताकि हम उन कॉपीज को इवेलुएट करके आपको फीडबैक दे सके एंड साथ ही साथ जो भी मेंटरशिप की आपकी रिक्वायरमेंट होगी, जो भी आपके इंडिविजुअल डाउट्स होंगे, हम अपने इस प्रोग्राम में आपको प्रोवाइड करेंगे। तो एज यू नो कि हम ये जो अपना प्रोग्राम है 15 जनवरी से रन करा रहे हैं, इसकी इंफॉर्मेशन आपको क्रॉनिकल आईएएस के वेबसाइट पर मिल जाएगी। आप क्रॉनिकल आईएएस के वेबसाइट पर जाके सारी डिटेलिंग ले सकते हैं या जो भी आपको व्हाट्सएप नंबर दिया गया है उस पर अपने क्वेरीज को डाल सकते हैं या हमें कॉल करके अपनी क्वेरीज को पूछ सकते हैं। राइट, ये प्रोग्राम जो है अराउंड 1 वीक के लिए, फर्स्ट वीक के लिए फ्री है ताकि आप अपने आप को एनालाइज कर सके कि ये सीरीज आपके लिए वैल्यूबल है या नहीं है। आप अपने आंसर्स को हमें भेज के इवेलुएट करा के प्रॉपर स्ट्रक्चरिंग देख सकते हैं कि प्रोग्राम आपको कितना बेनिफिट करेगा। वंस यू आर एश्योर्ड कि ये प्रोग्राम आपके लिए बेनिफिशियल है, तभी आप इसको फर्दर पेड कोर्सेज में जा सकते हैं, जिसके लिए हमने बहुत ही नॉमिनल फी रखी है ताकि आपके लिए अफोर्डेबल हो। और साथ ही साथ जो यूपी पीसीएस का सिलेबस है, जो मेंस का जनरल स्टडीज का सिलेबस है, एग्जाम से पहले मिनिमम आप जो है 3 बार सिलेबस के हर एक सेगमेंट को रिवाइज कर सके एंड सिलेबस के प्रेमाइस पे जो भी टॉपिक्स हैं उनमें पास में यूपी पीसीएस ने क्या क्वेश्चन पूछे हैं उस पे हम टारगेटिंग करेंगे और उसी नेचर पे बेस जो है हमारा ये पूरा सीरीज होगा। तो पूरी डाइसेक्शन करेंगे हम सिलेबस की, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के प्रेमाइस पे, और अपने सिलेबस के हर एक सेगमेंट को इन फॉर्म ऑफ क्वेश्चन आंसर हम डील करेंगे। राइट, क्वेश्चन आंसर की स्ट्रक्चरिंग पे देखेंगे, आंसर राइटिंग पैटर्न के बारे में देखेंगे, और जो वर्ड लिमिट है 125 और 200 वर्ड में जो हमें आंसर्स लिखते हैं, तो हमें क्या स्ट्रैटेजी, क्या टेक्निक अपनानी होगी कि हमारे आंसर्स जो हैं क्वाइट वैल्यूबल हो और हमारे पेयर ग्रुप, हमारे फ्रेंड्स जो मेंस में हमारे साथ अपीयर हो रहे हैं उनसे डिफर करें। राइट, और इसी साथ में जो भी करंट अफेयर के जो भी क्वेश्चंस होंगे, जो प्रोबेबल क्वेश्चन होंगे यूपी पीसीएस के लिए, वो क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में ही आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ये बाइलिंगुअल होगा, क्वेश्चन आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों फॉर्मेट में डिस्प्ले होंगे। यूजुअली एक्सप्लेनेशन जो होगा मैन्युअली मैं इंग्लिश अल्फाबेट्स में दूंगा, लेकिन उसके मॉडल आंसर जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों में जो है वर्ड लिमिट के साथ आपको यहाँ डिस्प्ले भी होंगे, और वेबसाइट पे जाके आप जो है लिंक से उनको डाउनलोड भी कर सकते हैं, वहां से कीवर्ड्स को फेच कर सकते हैं और अपने प्रिपरेशन को बहुत ही कम टाइम में आप एनरिच कर सकते हैं। राइट, तो बिगिन करते हैं। पहला सेशन हमने ऑलरेडी ले लिया है जिसमें जनरल स्टडीज पेपर 1 का जो 5 क्वेश्चन थे उनको हमने डिस्कस किया था। इंडियन कल्चर के बारे में, इंडियन कल्चर, आर्ट, लिटरेचर एंड आर्किटेक्चर के प्रेमाइस पे यूपी पीसीएस ने जो पास में क्वेश्चन पूछे हैं राइट फ्रॉम 2018 टू 2023 जो भी क्वेश्चन पूछे वो हमने देखा था कि क्या क्या क्वेश्चन पूछे थे, और उनके प्रेमाइस से 5 क्वेश्चन को हमने डिस्कशन किया था और 2 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया है। तो आज जो है हम जनरल स्टडीज पेपर 2 के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। जनरल स्टडीज पेपर 2 के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। एज यू नो कि यूपी पीसीएस का जो जनरल स्टडीज पेपर 2 है उसमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, गवर्नेंस, सोशल जस्टिस और इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड ये पेपर 2 ऑल टुगेदर प्रेमाइस पे है, जिसको ऐसे 20 पार्ट में सिलेबस में जो है यूपी पीसीएस ने हमें रिकमेंड किया कि इन 20 सेगमेंट से आपको जो है सिलेबस का पार्ट है जिसके प्रेमाइस पे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आज का जो हमारा डिस्कशन है वो सिलेबस के इनिशियल जो 5 पिलर्स हैं उनके प्रेमाइस पे क्वेश्चन जो हमारे डिजाइन किए गए हैं, एंड साथ ही साथ इस सिलेबस को देखते हुए हम ये पहले डायग्नोस करेंगे, ये एनालाइज करेंगे कि 2018 से लेके 2023 तक इन सिलेबस के किन किन पिलर्स से यूपी पीसीएस ने क्वेश्चन पूछे हैं और इनका जो है परसेंटेज वेटेज कितना है। राइट, किस सेगमेंट को ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन यूपी पीसीएस पूछ रहा है और उसको हमें थॉरली प्रिपेयर करने की जरूरत है। किन की फोकस एरिया पर रिपीटिशन हो रहा है ये भी हम देखेंगे। पास्ट ईयर को एनालाइज करना बहुत ही जरूरी है, तभी आपकी प्रिपरेशन जो है सॉलिडिफाई होगी, बहुत ही स्मार्टर वे में आप अपने एग्जाम को अप्रोच कर सकते हैं। राइट,
तो एज यू कैन सी कि जनरल स्टडीज पेपर 2 का ये 5 सेगमेंटेड पार्ट है, 20 में से सिर्फ अभी हमने इनिशियल अपने टेस्ट सीरीज का जो पहला ये पार्ट है इसमें 5 सेगमेंट पे देखेंगे, जिसमें पहला सेगमेंट जो है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से डील करता है, इसके हिस्टोरिकल एवोल्यूशन, अंडरपिनिंग्स, राइट, बेसिक फीचर, बेसिक जो फीचर प्रोविजन है, जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसके बारे में, बेसिक प्रोविजन जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है उसके बारे में, और सुप्रीम कोर्ट का क्या रोल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो फीचर्स हैं उनके एवोल्यूशन में, राइट, उनके एक्सपेंशन में, ये हमारा सेगमेंट 1 डील करता है, राइट। सेगमेंट 1 इससे डील करता है। एंड साइमल्टेनियसली जो सेकंड पिलर है यहाँ पे फेडरलिज्म पे फोकस रखा गया है, जो सिलेबस में मेंशन है फेडरल स्ट्रक्चर पे फोकस रखा गया है कि सेंटर और स्टेट के बीच में क्या रिलेशन है, उनकी फंक्शंस और रिस्पॉन्सिबिलिटी, यूनियन की स्टेट के प्रति क्या है, केंद्र की प्रदेश सरकार के प्रति क्या जिम्मेदारियां हैं, उनके फंक्शंस क्या हैं, राइट, ये आपके जो है फेडरल स्ट्रक्चर में प्रेमाइज किया गया है। एंड साथ ही साथ जो पावर्स डिवॉल्व किए गए हैं, फाइनेंसेस जो डिवोल्यूशन किया गया है, वो सेगमेंट के सिलेबस के सेकंड सेगमेंट में है। एंड साइमल्टेनियसली जो सबसे इंपॉर्टेंट जो थर्ड पिलर है, यहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको बोला है कि रोल ऑफ फाइनेंस कमीशन इन सेंटर स्टेट फाइनेंशियल रिलेशंस, राइट। तो फाइनेंशियल कमीशन का रोल जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट सिलेबस में एक्सप्लिसिटली मेंशन किया हुआ है। तो आप अगर जीएस पेपर 2 पढ़ रहे हो तो कुछ पढ़े ना पढ़ो, फाइनेंस कमीशन को फॉर श्योर जो है आप इसको इलेबोरेट में पढ़ें, क्योंकि देयर हाई प्रोबेबिलिटी जो हम देखेंगे कि बार बार रिपीटेड क्वेश्चन इनसे पूछे जा रहे हैं। थर्ड पार्ट में आपको जो है डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म से डील करता है, सेपरेशन ऑफ पावर पे फोकस रखा गया है, इमरजेंसी के जो प्रोविजंस हैं, राइट, उनके बारे में एम्फेसिस दिया गया है, और डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए जो अल्टरनेट डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म है उनके बारे में सिलेबस 4th पिलर में डिस्कशन करता है। एंड 5th पिलर पे जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो फीचर्स हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल फीचर्स हैं, वो अदर कंट्रीज में, यूएसए, यूके, फ्रांस, इन सब से जो मेजॉरिटी ऑफ द कंट्रीज हैं उनसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल फीचर्स का कंपैरिजन 5th पिलर में रखा गया है। तो इन सेगमेंट्स में 1 बाय 1 पहले देखते हैं कि यूपीपीसीएस ने पास्ट ईयर्स में क्या क्या क्वेश्चंस पूछे हैं और उनका परसेंटेज वेटेज क्या है, राइट। जो हमने पहला पिलर अभी डिस्कशन किया, ये जो पहला पिलर डिस्कशन किया है, ये आपका अराउंड जो है एवरी ईयर अराउंड 2 क्वेश्चंस सिर्फ इसी जो है आपके सेगमेंट से यूपीपीसीएस में जो है पूछा जाता है, यानी कि इसका भी जो वेटेज, परसेंटेज वेटेज सिर्फ पहले ही पिलर का अराउंड 10% ऑफ द जनरल स्टडीज पेपर 2 का जो है सेगमेंट है, यानी कि 20 मार्क्स के क्वेश्चन के अराउंड 20 मार्क्स के क्वेश्चन जो है अराउंड यूपीपीसीएस जो है आपसे पूछता है। तो पहला क्वेश्चन 2023 में यू कैन सी कि प्रियम्बल से रिलेटेड पूछा है, राइट। ये जो येलो पार्ट है, ये आपको देखिए की टर्म्स हैं जिनको हाईलाइट किया गया है कि किन पे थीम्स पे क्वेश्चन पूछा है। तो प्रियम्बल के प्रेमाइस पे जो है 8 मार्कर क्वेश्चन पूछा गया है। सब्सिक्वेंट अमेंडमेंट के बारे में सिलेबस में मेंशन किया है, तो 42nd अमेंडमेंट के बारे में क्वेश्चन पूछा है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि उसके प्रोविजंस बताए, राइट, कि इंडियन 42nd अमेंडमेंट क्यों रिवीजन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है, क्यों बोला जाता है। 8 मार्कर क्वेश्चन 2023 में पूछा गया है। आर्टिकल्स, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं उनके प्रेमाइस पर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि आर्टिकल 21 के एम्बिट में कौन कौन से राइट्स हैं, राइट। एंड सिमिलरली यहाँ पे आप देखोगे आर्टिकल 32 के बारे में पूछा गया है। आर्टिकल 21 के ब्रॉडर एम्बिट में ही राइट टू लाइफ के बारे में भी डिफाइन किया गया है। तो यू कैन सी कि 2019 और 2021 में सिमिलर आर्टिकल 21 से ही क्वेश्चन पूछा गया है, राइट। आर्टिकल 21 से क्वेश्चन पूछा गया और एक आर्टिकल जो है आपका आर्टिकल 32 यहाँ पे जो है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी से रिलेटेड, वो जो है आपको पूछा गया है। तो प्रियम्बल एक फोकस पे है, अमेंडमेंट फोकस पे है, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो है उन पे फोकस है, आर्टिकल 21, आर्टिकल 14, आर्टिकल 32, राइट। यहाँ पे यू कैन सी कि राइट टू इक्वालिटी का जो क्वेश्चन पूछा गया है वो भी आर्टिकल 14 से ही रिलेटेड है। तो आर्टिकल, जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, उनके प्रेमाइस पे डायरेक्ट क्वेश्चन जो है पास में यूपीपीसीएस ने जो है अपने पूछा है। तो इन सेगमेंट पे इनका फोकस है। नाउ प्रियम्बल, यू कैन सी कि यहाँ पे प्रियम्बल 2023 में एक क्वेश्चन पूछा एंड सिमिलरली 2021 में भी प्रियम्बल के प्रेमाइस पे बेस्ड एक डायरेक्ट क्वेश्चन जो है आपसे पूछा गया है। ये थीम्स रिपीट हो रहे हैं। कहने का पर्पज ये है कि आपको एनालाइज करना कि एटलीस्ट इन सेगमेंट को आप प्रिपेयर कर रहे हैं, हर एक 2-3 साल में सेम थीम पे प्रेमाइस जो है क्वेश्चन लैंग्वेज चेंज करके जो है यूपीपीसीएस पूछ रहा है, राइट। प्रियम्बल देख ले, अमेंडमेंट आप देख ले 42nd अमेंडमेंट, और जो थर्ड इंपॉर्टेंट सेगमेंट है वो है बेसिक स्ट्रक्चर।
यहाँ यू कैन सी कि 2022 में एक 12 मार्कर क्वेश्चन है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की एवोल्यूशन और उसके इम्पैक्ट के बारे में, एंड साइमल्टेनियसली 2019 में भी बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है, राइट। तो ये इंपॉर्टेंस बेसिक स्ट्रक्चर, प्रीएम्बल, राइट, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स अलॉन्ग विद जो फेडरल फीचर्स हैं, राइट, फेडरलिज्म के बारे में भी यू कैन सी कि 2021 में जो है क्वेश्चन पूछा गया है। तो इन सेगमेंट्स पे जो है पिछले 5-6 सालों में क्वेश्चन सिर्फ सिलेबस के फर्स्ट सेगमेंट से ही पूछा गया है। ऑलरेडी यू कैन सी कि किन थीम्स में क्वेश्चन पूछा है, राइट। प्रिसाइजली मैंने आपको थीम रिप्रेजेंट किया ताकि इनको आप पहले 3-4 पेजों में अगर आप चाहें तो नोट्स बना के सिर्फ इन्हीं थीम पे नोट्स बना के रख लें, ताकि अगर इनकेस थीम रिपीट होती है इस सिलेबस के इस सेगमेंट से तो आप इजीली जो है उसको हैंडल कर सकते हैं। एंड फर्दर क्योंकि हम इस सेगमेंट को डिस्कस कर रहे हैं तो कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या कुछ और थीम जो आएंगी वो हम इस पे देख सकते हैं, राइट। तो सिलेबस का पहला ये सेगमेंट हो गया। दूसरे सेगमेंट जो कि यूनियन स्टेट रिलेशन और उनके फंक्शंस रिस्पॉन्सिबिलिटी पे ये सिलेबस का जो पार्ट प्रेमाइस है, फेडरलिज्म के जो चैलेंजेस है उस पर प्रेमाइस जो है पास्ट ईयर्स में क्या क्वेश्चन पूछे गए। 2023 में जो है फेडरल स्ट्रक्चर पे क्वेश्चन पूछा गया, राइट, कि कैसे हमारे कंट्री की डाइवर्स नीड्स और एस्पिरेशन को हमारा इंडिया का फेडरलिज्म कंटेन करता है, उसके साथ क्या क्या चैलेंजेस एसोसिएटेड हैं और उनको एड्रेस कैसे किया जाएगा। एक 12 मार्केट क्वेश्चन रखा गया, 3 सेगमेंट में क्वेश्चन रखा है और थीम इसकी वही फेडरल स्ट्रक्चर है। तो फेडरलिज्म को आप अच्छे से पढ़ ले, राइट, सिलेबस के सेगमेंट को प्रिपेयर करने के लिए। और फेडरल स्ट्रक्चर को इंप्रूव करने के लिए जो भी बॉडीज बनाई गई, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो या स्टैट्यूटरी बॉडीज हो, उनके प्रेमाइस पर भी क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे 2020 में जो है इंटर स्टेट काउंसिल के बारे में जो है पूछा गया, अंतरराज्यीय संघ जो है इंटर स्टेट काउंसिल, आर्टिकल 263 जो आपको सिग्निफाई करता है, उसके बारे में क्वेश्चन जो रखा गया है कि इसके रोल को जो है आपको क्रिटिकली एनालाइज करना है, राइट। ये आपका 8 मार्कर क्वेश्चन है सिलेबस के सेगमेंट में। तीसरे सेगमेंट में जिसमें मैंने अभी डिस्कशन की कि फाइनेंस कमीशन के बारे में स्ट्रेट फॉरवर्ड सिलेबस में मेंशन है, तो फाइनेंस कमीशन के रोल के बारे में 2022 में क्वेश्चन पूछा गया। 2020 में जो है फाइनेंस कमीशन के फंक्शन के बारे में क्वेश्चन पूछा गया और इसी प्रेमाइस पे 2021 में सेंटर और स्टेट के बीच में जो फाइनेंशियल रिलेशंस कैसे होने चाहिए उस पे क्वेश्चन पूछा है, राइट। तो रोल के बारे में क्वेश्चन आपको पूछ लिया फाइनेंशियल कमीशन से, फंक्शन के बारे में पूछ लिया और फाइनेंशियल रिलेशन के बारे में पूछ लिया। एक 3 डायमेंशन पे तो ऑलरेडी फाइनेंस कमीशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। अब फर्दर इस पे क्या क्वेश्चन फाइनेंस कमीशन के प्रेमाइस पे बनाया जा सकता है। अभी ऐसे यू नो कि 16 फाइनेंस कमीशन की स्टैब्लिशमेंट की जा रही है अरविंद पनाग्या के चेयरमैनशिप में, तो उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जो है पूछे जा सकते हैं। या फिर सेंटर फाइनेंस कमीशन का रोल जो है लोकल बॉडीज के फंड एवोल्यूशन के बारे में, उससे रिलेटेड क्वेश्चन शायद बनाए जा सकते हैं। या जो टर्म ऑफ रेफरेंसेस है उनके रीडेफिनेशन में, या आज की मॉडर्न जो नीड्स हैं जैसे बिहार तेलंगाना ये डिमांड कर रहे हैं, उसके प्रेमाइस पे फाइनेंस कमीशन पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो यू कैन आइडेंटिफाई कि कुछ नए क्वेश्चन इस पे क्या बनाए जा सकते हैं जिसको कमीशन पूछ सकता है। रोल पूछ लिया, फंक्शन पूछ लिया, फाइनेंशियल रिलेशन, तो डिकोड करना है आपको। और अभी हम डिस्कशन भी करेंगे फर्दर कि इस पे फाइनेंस कमीशन से क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, या अपने से इस सेशन में डिस्कशन करेंगे, राइट। नाउ जो सब्सिक्वेंट जो सेपरेशन ऑफ पावर जो यहाँ पे हमें सिलेबस का फर्दर सेगमेंट है, डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म या अल्टरनेट डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म, सिलेबस का पार्ट है, इससे जो क्वेश्चन पूछे गए हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड यहाँ पे जो है आपका इंस्टीट्यूशन एक टर्म मेंशन किया गया है, राइट। डिस्प्यूट सेपरेशन ऑफ पावर और इंस्टीट्यूशन यहाँ पे एक टर्म यूज किया गया है। तो यहाँ कैन सी कि सीबीआई से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है 2000 आई थिंक ये 2020 या 21 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, राइट। एंड सिमिलरली सेंट्रल विजिलेंस कमीशन पे भी क्वेश्चन आ चुका है, सीबीआई के साथ सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। तो एक इंस्टीट्यूशनल बॉडी क्वेश्चन भी शायद प्रोबेबिलिटी होती है, जैसे लोकपाल हुआ, एनएचआरसी हुआ, राइट, या सेबी हुआ, ऐसे इंस्टीट्यूशनल बॉडी के क्वेश्चन भी फर्दर यूपीपीसीएल जो है पूछ सकता है। तो कैन सी कि सीबीआई से क्वेश्चन आया है। स्ट्रेट फॉरवर्ड सिलेबस में मेंशन किया गया है अल्टरनेट डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म। तो यहाँ पे 2023 में लास्ट ईयर ही 12 मार्कर एक क्वेश्चन पूछा गया है अल्टरनेटिव मैकेनिज्म ऑफ डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, जो रिसेंट ईयर्स में इमर्ज हुए हैं वो क्या है, राइट। सिमिलरली यहाँ देखो आप 2018 में, ये तो 5 साल बाद ये थीम सिमिलरली रिपीट हुई है, सेम प्रमाइस पर अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म। या सिलेबस से डायरेक्ट उठा के क्वेश्चन बना दे रहे हैं, कोई एफर्ट नहीं डाल रहे, लेकिन चैलेंज ये है कि सबके लिए आसान है तो आंसर करना बहुत ही टफ हो जाता है, राइट। आपको थोड़े डिफरेंसेस क्रिएट करने हैं, तो वो हम अपने सेशन में डिस्कशन करेंगे।
फेडरल फीचर में एक जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन का कंपैरिजन रेस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड की जो कॉन्स्टिट्यूशन उनसे जो सिलेबस में मेंशन किया, तो इसमें इंडिया का फेडरल सिस्टम का जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म है वो यूनाइटेड स्टेट्स से कैसे डिफर करता है, इसके प्रेमाइस पे ये क्वेश्चन जो है पूछा गया है। तो कैन सी कि सिलेबस के हर एक सेगमेंट में जो हमने अभी डिस्कशन किया कि सिलेबस के जो सेगमेंट्स हैं, जो सिलेबस के जो 5 इनिशियल सेगमेंट्स हैं, इन पे प्रीवियस ईयर में क्या क्वेश्चंस पूछेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है, आपका 10% यहाँ पे क्वेश्चन इसी सेगमेंट से पूछे जाएंगे। इंपॉर्टेंट आर्टिकल अमेंडमेंट, सुप्रीम कोर्ट का रोल, राइट, कॉन्स्टिट्यूशन के एवोल्यूशन में। दूसरा फेडरल फीचर पे आपका फोकस है, एक्सप्लिसिटली फाइनेंस कमीशन के बारे में मेंशन किया गया। तो ये पार्ट्स जो है इनिशियल 5 पिलर्स इस सेशन के साथ ही जब हम डिस्कशन करेंगे तो मेक श्योर कि आज जब आप घर पे बैठे तो ये 5 पिलर्स को रिवाइज कर लें, राइट, इसके क्रिप्स की नोट्स बना लें जो भी ये 5 सेगमेंट है, ताकि आपकी जो है सस्टेनेबल अप्रोच में प्रिपरेशन इन 3 महीने में हो। और बार बार जब हम नेक्स्ट सेगमेंट में फिर से इस टॉपिक को रिवाइज करेंगे तो आपकी प्रिपरेशन और सॉलिडिफाई हो सकेगी, राइट। अब बिगिन करते हैं इसी प्रेमाइस पे, सिलेबस के इसी की कंटेंट पे, जो पॉसिबल नेचर ऑफ द क्वेश्चंस कमीशन पूछ सकता है, या अपने आप को आप टेस्ट कर ले। जो क्वेश्चन मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में डिस्कस करूंगा, पहले एक बार वीडियो को पॉज करके आप इन क्वेश्चन को, बेस्ट पॉसिबल अप्रोच है कि आप आंसर्स लिखें एंड देन इस डिस्कशन में वीडियो को ऑन करके देखेंगे क्या क्या वैल्यू ऐड्स किए जा सकते हैं, राइट, और क्या की पॉइंट्स डाले जा सकते हैं, क्या रेफरेंसेस डाले जा सकते हैं, क्योंकि ये पेपर 2 से रिलेटेड जो है ये क्वेश्चन पेपर है। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल डायमेंशंस, करंट अफेयर्स का इन्फ्यूजन अपने आंसर के वैल्यू एडिशन में, इंट्रोडक्शन का अप्रोच आप अपने पीयर ग्रुप से कैसे डिफरेंट तरीके से रख सकते हैं। जैसे हमने पेपर 1 में डिस्कशन किया कि स्टैटिक पार्ट है हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, उसमें कैसे अपने इंट्रोडक्शन को अलग रख सकते हैं, या पेपर 2 में कैसे करंट अफेयर्स को इन्फ्यूज करके अपने इंट्रोडक्शन और बॉडी ऑफ द आंसर को अलग रख सकते हैं। वो अब 1 बाय 1 हम अपने 5 क्वेश्चंस में डिस्कशन करेंगे, राइट। और एंड में जो है इन 5 क्वेश्चन के बाद जो है हम आपको जो है 2 क्वेश्चन जो है डिस्कशन लिखने का विल गिव टू प्रैक्टिस, आप उसको प्रैक्टिस कर सके, राइट। ये 2 क्वेश्चन जो एंड में आप जो है आपको दिए जाएंगे कि आप इनको प्रैक्टिस करें, और इनकी जो PDF है हमें ईमेल आईडी और हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप मेल कर सकते हैं और व्हाट्सएप कर सकते हैं, जिसको इवेलुएट करके आपको जो है हम फीडबैक प्रोवाइड करेंगे। और सब्सिक्वेंटली जो है जो भी हमारे क्वेश्चंस हम डिस्कशन करेंगे, राइट, जो भी क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे उनके मॉडल आंसर्स ऑल टुगेदर यहाँ पे रिप्रेजेंटेड होंगे, राइट। और वर्ड लिमिट में ये रखे गए हैं, अगर 200 वर्ड का क्वेश्चन है तो 200 वर्ड में कैसे लिमिट करेंगे, लेकिन फिर भी पे हम जो है अपना जो है डिस्कशन प्रेमाइज करेंगे, राइट। तो बिगिन करते हैं अपने जो है हम सेशन से। सो द फर्स्ट क्वेश्चन दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस, जो पहला क्वेश्चन हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो प्राइमरली बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे प्रेमाइज। हमने देख लिया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कि बेसिक स्ट्रक्चर से टाइम आगे जो है क्वेश्चन जो है पुटअप किए जाते हैं, लेकिन एक जो सेगमेंट अभी लेफ्ट आउट है उसमें है सुप्रीम कोर्ट का रोल, जो सिलेबस में एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड है कि एवोल्यूशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कैसा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसी सिलेबस के सेगमेंट पे क्वेश्चन डिजाइन किया गया है, जिसमें एक क्वेश्चन बोलता है एनालाइज द रोल ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन evolving and safeguarding the basic structure of the Indian Constitution। आपको एनालाइज करना है कि सुप्रीम कोर्ट का जो रोल है वो बेसिक स्ट्रक्चर, जो मूल स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके इवोल्यूशन और उसके सुप्रीम सेफगार्डिंग में सुप्रीम कोर्ट का क्या रोल रहा है। हिंदी में बोल रहा है भारतीय संविधान की मूलभूत संरचना, राइट, मूलभूत संरचना जो है को विकसित और सुरक्षित करने में सर्वोच्च न्यायालय की भूमिका का विश्लेषण कीजिए। एनालाइज कीजिए, विश्लेषण कीजिए 200 शब्दों में, 200 वर्ड्स में आपको एनालाइज करना है कि जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, जो संविधान की मूलभूत संरचना है, उसमें सुप्रीम कोर्ट का, उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय का क्या भूमिका रही है, क्या रोल रहा है, राइट। इसको आपको एनालाइज करना है। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है और यूपी पीसीएस में ऐसे डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। यहाँ पे आपको एक ध्यान देने की जरूरत है कि क्वेश्चन एनालिसिस के साथ साथ फैक्ट ओरिएंटेड भी है। आपको फैक्ट ओरिएंटेशन भी प्रेजेंट करना है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की भूमिका के बारे में यहाँ डिस्कशन हो रही है, सुप्रीम कोर्ट के रोल के बारे में बात हो रही है कि कैसे बेसिक स्ट्रक्चर के एवोल्यूशन और सेफगार्डिंग के लिए जो है सुप्रीम कोर्ट एक वाइटल रोल प्ले करता है, राइट। तो इस आंसर को हम प्रेजेंट कैसे करेंगे,
एस जो स्टैंडर्ड अप्रोच है किसी भी क्वेश्चन को, सबसे पहले उसकी कंटेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग को हम समझेंगे कि कंटेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग इसकी क्या है, राइट? किस कंटेक्स्ट में क्वेश्चन डिजाइन किया गया है। तो हमने देख लिया कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे प्रेमाइज है और सुप्रीम कोर्ट का रोल इस फाउंडेशनल प्रेमाइज पे हमसे पूछ रहा है, राइट? एवोल्यूशन और सेफगार्ड, दो सेगमेंट पे डिमांड कर रहा है क्वेश्चन, हमने ये देख लिया है। तो हमारी कंटेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग ये क्लियर हो जाती है कि आखिर क्वेश्चन डिमांड क्या कर रहा है। नाउ फर्दर, अब हमें अपने कंटेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग को रिफ्लेक्ट करना है। जो भी इवैल्यूएटर है, जो भी एग्जामिनर है, जो हमारी कॉपीज को इवैल्यूएट कर रहा है, उसको हमें एक आइडिया देना होता है अपनी कंटेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग का कि हमने क्वेश्चन को प्रॉपरली समझा है और जो फर्दर हम आंसर लिख रहे हैं उसकी एक ब्रीफ सी हिंट हम अपने कंटेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग के अपने इंट्रोडक्शन में देते हैं। जो आंसर हम लिख रहे हैं, उत्तर जो हम लिख रहे हैं, उसके प्रस्तावना में ही हम एग्जामिनर को अपनी एक मेंटल रिफ्लेक्शन दे देते हैं कि हमने क्वेश्चन को प्रॉपरली समझ लिया है, राइट? तो इस कंटेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग की जो रिफ्लेक्शन होती है वो सबसे पहले जो बिगिन होती है आपके आंसर के इंट्रोडक्शन से। जो भी आप इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, राइट, उससे आपकी जो है क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है, एक ब्रीफ सा रिफ्लेक्शन देते हैं। अब इस क्वेश्चन का आंसर जो है जब हम बिगिन करें तो इंट्रोडक्शन को भी हम वैरायटी ऑफ अप्रोच से लिख सकते हैं। जैसे हमने पेपर 1 में भी देखा कि आप स्टैटिक क्वेश्चन के आंसर को कैसे वैरायटी ऑफ अप्रोच, थीम बेस्ड, डेफिनेशन बेस्ड या कंटेम्परेरी अप्रोच में लिख सकते हैं। सिमिलरली उसी पैटर्न पे थोड़ा सा एलिमेंटल चेंज करके हम इस क्वेश्चन के आंसर को भी वैरायटी ऑफ इंट्रोडक्शन से लिख सकते हैं। जैसे सबसे पहला जो स्टैंडर्ड अप्रोच होगा इंट्रोडक्शन लिखने का इस क्वेश्चन का, वो होगा डेफिनेशन बेस्ड, राइट, या फिर कंटेक्स्ट बेस्ड। जिस कंटेक्स्ट में क्वेश्चन है उसके प्रेमाइज में हम अपने इंट्रोडक्शन को बिगिन कर सकते हैं, या जो की टर्म्स दिए हुए जैसे बेसिक स्ट्रक्चर और रोल ऑफ सुप्रीम कोर्ट, इनके प्रेमाइज पे हम अपने इंट्रोडक्शन को बिगिन कर सकते हैं। तो ये एक स्टैंडर्ड अप्रोच है, वेल एंड गुड है, कोई दिक्कत नहीं। आप इजी टर्म्स में जो है जो भी की डिमांड है, जो भी कंटेक्स्ट ऑफ द क्वेश्चन है, उसके प्रेमाइज पे आप क्वेश्चन लिखें। जैसे यहाँ पे बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में दिया है, तो एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन आप देख सकते हैं कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन इंस्ट्रूमेंटल in protecting the core principles of Indian Constitution and it has played a vital role against arbitrary amendments, right? तो हमने एक डिस्कशन दे दिया, राइट, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कि इंस्ट्रूमेंटल रोल प्ले करता है कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यूज को प्रोटेक्ट करने में। अगेंस्ट व्हाट? अगेंस्ट आर्बिट्री अमेंडमेंट। पार्लियामेंट जो अमेंड करके कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन को चेंज कर सकता है, उसके अगेंस्ट जो चेक है वो डॉक्ट्रिन ऑफ जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो एक वाइटल रोल प्ले करता है कि कोई भी आर्बिट्री अमेंडमेंट न किया जाए। तो हमने पहले पार्ट ऑफ द सेगमेंट में ये अगर कंटेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग में अपने डेफिनेशन को लिख रहे हैं तो ये बोल सकते हैं। एंड सेकेंडली सुप्रीम कोर्ट का जो रोल है कि सुप्रीम कोर्ट हैज प्लेड अ वाइटल रोल थ्रू द यूज ऑफ जुडिशियल रिव्यू टू प्रोटेक्ट the basic feature या basic structure of the institution constitution। तो पहले सेगमेंट में हम जो है इस अप्रोच में ये लिख सकते हैं कि जो डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर है, राइट, डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर है, जो डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर है वो क्या रहा है? कीवर्ड्स अगर हम यहां पे लिखें तो इंस्ट्रूमेंटल रोल, राइट, इंस्ट्रूमेंटल रोल प्ले करता है किस चीज के लिए? जो कोर प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, जो कोर प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, कोर प्रिंसिपल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो सेकंड की टर्म्स हम यहां यूज कर सकते हैं, कोर प्रिंसिपल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करने के लिए एक वाइटल रोल प्ले करता है, राइट। अगेंस्ट व्हाट? अगेंस्ट व्हाट जो नेक्स्ट की टर्म हम यूज कर सकते हैं, अगेंस्ट आर्बिट्ररी अमेंडमेंट, अगेंस्ट आर्बिट्ररी अमेंडमेंट्स, राइट। तो इंट्रोडक्शन के पहले ही पार्ट में हमने 3 कीवर्ड्स डाले, इंस्ट्रूमेंटल रोल है, कोर प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, आर्बिट्ररी अमेंडमेंट के अगेंस्ट में, किस लिए? ईथोस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करने के लिए, राइट, ईथोस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। तो
शुरू में ही हमने डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर डिस्कशन करते हुए 4 कीवर्ड्स डाले, राइट। एग्जामिनर में एक अच्छा इंप्रेशन क्रिएट किया कि डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, ये हमने हिंट दे दिया। अब सेकंड पार्ट में इंट्रोडक्शन में ही या इंट्रोडक्शन की फॉलो अप लाइन में, क्योंकि हम अपने कंटेंट ऑफ द बॉडी को लिखेंगे, वहां पे सुप्रीम कोर्ट का रोल लिखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट हैज प्लेड अ वाइटल रोल थ्रू द यूज ऑफ जुडिशियल रिव्यू इन सेफगार्डिंग, जो यहां पे दिया है ना, सेफगार्डिंग द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। तो 4-5 कीवर्ड्स हमने अपने इंट्रोडक्शन में ही इंप्लिसिट कर दिया, इंट्रोड्यूस कर दिया, जो कि एग्जामिनर को एक इन्फ्लुएंस क्रिएट करेगा आपको इंट्रोडक्शन पे ही मार्क्स क्रिएट करने का। और जो कीवर्ड्स आपने रखे हैं, इन कीवर्ड्स के बिहाफ पे एक ब्रॉडर एक्सप्लेनेशन आप दे रहे हैं। हर एक की टर्म जो अपने आप में एक बहुत सारी बातें कन्वे कर रहा है, लेकिन कीवर्ड्स का यूज करके जो हमने 200 वर्ड की लिमिट है उसमें अपने आंसर को रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। यू कैन सी कि ये कीवर्ड्स आप डाल सकते हैं अपने इंट्रोडक्टरी पैटर्न में, जो कि आपके डेफिनेशनल या कंटेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग पे प्रेमाइज है। या फिर इस क्वेश्चन को अगर हम कंटेम्प्रेरी अप्रोच पर रिफ्लेक्ट करें, राइट, करंट अफेयर के अप्रोच में अगर हम रिफ्लेक्ट करें कि यूपीपीसीएस या यूपीएससी में जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो यूजुअली बेस में या प्रीलिम्स में क्वेश्चन जो आते हैं उनके पीछे कुछ बैकग्राउंड में इवेंट हुआ रहता है, राइट। करंट में कुछ डेवलपमेंट होती है तो लार्जली उसी प्रेमाइज पे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर उसी प्रेमाइज पे हम माने तो ये आपका जो डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर्स ऑफ रिसेंट अगर कुछ डेवलपमेंट हुई हो, राइट, तो उसको आप अपने जो है एग्जाम्पल ऐसे इंट्रोडक्टरी पैटर्न में ही इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, ताकि आपकी एक एडवांस अंडरस्टैंडिंग रिफ्लेक्ट होगी आपके आंसर में, राइट। एग्जामिनर को लगेगा कि आप तो इसके थीमेटिक अप्रोच से वेल अवेयर हैं ही, लेकिन आपकी जो कंटेम्प्रेरी अंडरस्टैंडिंग है, जो करंट की अंडरस्टैंडिंग है, वो कहीं ना कहीं वे एडवांस है, राइट। अपने पेयर ग्रुप से आप थोड़े एडवांस लेवल पे हैं, जो कि आपके वैल्यू एडिशन या डिफरेंसेस क्रिएट करते हैं बाकी आपके फ्रेंड ग्रुप से जो आपके आंसर्स इंट्रोडक्शन होंगे उन पे। जैसे ऑफ रीसेंट जो है सुप्रीम कोर्ट ने इन 2023 जो है एक रिव्यू पिटिशन फाइल किया गया था केशवानंदा भारती केस से रिलेटेड, जो है जो जजमेंट है उसके बिहाफ पे उस जजमेंट को रिव्यू करने के लिए पिटीशन फाइल किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो है उस रिव्यू पिटीशन को जो है हटा दिया, और जो जजमेंट है केशवानंदा भारती केस का जो जजमेंट दिया गया था 1973 उसको अपहेल्ड रखा है, राइट। तो इंट्रोडक्टरी पैटर्न में आप इसको डाल सकते हैं, बिगिनिंग ऑफ द स्टेटमेंट रिसेंट ईयर 2023 सुप्रीम कोर्ट हैज अपहेल्ड द केशवानंदा भारती केस जजमेंट इन इट्स रिव्यू पिटीशन, thus displaying its vital role as a safeguard या custodian of Indian Constitution or for that matter protecting the basic structure of Indian Constitution, right? ये भी एक अच्छा अप्रोच है। यहाँ पे आप कीवर्ड्स डाल सकते हैं, यहाँ पे आप कंटेम्प्रेरी डायमेंशंस पे अपने इंट्रोडक्शन को जो है रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ताकि एक डाइवर्सिटी क्रिएट हो आपके आंसर में, आपकी जो है नॉलेज का प्रॉपर डिस्प्ले हो। कंटेंट में तो हम इस क्वेश्चन के कंटेंट में तो हम अपना जो कोर क्रक्स है वो तो डालेंगे ही, राइट। यहाँ पे हमने सुप्रीम कोर्ट का जो इंट्रोडक्शन के बाद जो लाइन रखी थी कि सुप्रीम कोर्ट हैज प्लेड अ वाइटल रोल थ्रू द यूज ऑफ जुडिशियल रिव्यू इन सेफगार्डिंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। हमने यहाँ पे जो है ऑलरेडी एक फॉलो अप स्टेटमेंट यहाँ पे ऐड कर दिया है कि सुप्रीम कोर्ट थ्रू यूज ऑफ या थ्रू जुडिशियल रिव्यू हैज safeguarded the basic structure of Indian Constitution, राइट। इंट्रोडक्शन के बाद हमने एक फॉलो अप लाइन दे दी। अब क्वेश्चन की डिमांड यहाँ पे क्या थी, सुप्रीम कोर्ट का रोल हमें डिफाइन करना है इन इवोल्यूशन एंड सेफगार्डिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। तो हमने इंट्रोडक्शन दे दिया, 200 वर्ड का क्वेश्चन है तो 30-40 वर्ड में हमारा इंट्रोडक्शन ऑल टुगेदर खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम मेन अपने बॉडी ऑफ द आंसर में बिगिन करेंगे और उसमें ये देखेंगे, जो हेडिंग ऑल टुगेदर हम डाल देंगे एवोल्यूशन ऑफ द डॉक्ट्रिन, राइट। जितने कम वर्ड से हम यूज करें अपनी बातों को कन्वे करना चाहें उतना ज्यादा बेटर होगा। और ये जो हेडिंग डालें तो प्रेजेंटेशनल डिफरेंस क्रिएट करने के लिए आप जो अपनी हेडिंग को इंट्रोडक्शन के बाद ऐसे बॉर्डर लाइन कर सकते हैं, राइट।
इवोल्यूशन ऑफ द डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर हेडिंग डाल दी। अब आप एग्जामिनर को एक कन्वे करना चाहते हैं कि मैं अपनी आइडिया को रिफ्लेक्ट कर रहा हूं कि बेसिक स्ट्रक्चर का जो डॉक्ट्रिन है वो इवॉल्व कैसे हुआ है, राइट, इसका एवोल्यूशन कैसे हुआ है। तो हम यहाँ सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने एक वाइटल रोल प्ले किया है इस बेसिक स्ट्रक्चर के डॉक्ट्रिन को इवोल्यूशन में हेल्प करने के लिए और सेफ गार्ड करने के लिए। सेकेंड सेगमेंट जो है सेफ गार्ड करने के लिए, राइट। तो आप कैसे सुप्रीम कोर्ट का जो भी अपना आर्ग्यूमेंट रखेंगे कि उसके एवोल्यूशन में, डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर के एवोल्यूशन में, डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर के इस्टेब्लिशमेंट में एंड सब्सिक्वेंट थर्ड पार्ट में डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर के एक्सपेंशन में सुप्रीम कोर्ट ने कैसे वाइटल रोल प्ले किया है, ये आपको कन्वे करना 3 डायमेंशन में, एवोल्यूशन, एस्टैब्लिशमेंट एंड एक्सपेंशन, जो कि आपके सेफ गार्डिंग वाले अप्रोच को उसी में इम्प्लिसिट कर देगा, राइट। तो ये 3 डायमेंशन पे आपके अपने आंसर को रिप्रेजेंट करना है, राइट। तो आप कैसे सिग्निफाई करेंगे, उसके लिए कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन देंगे, जो जैसे मैंने बोला कि एनालिसिस के साथ इस क्वेश्चन में आपको फैक्ट रिप्रेजेंटेशन भी देना है। तो वो कैसे आप देंगे, वो तभी पॉसिबल होगा जो सुप्रीम कोर्ट ने जो भी जजमेंट्स दिए हैं, हिस्टोरिकली जो भी जजमेंट्स दिए हैं, उनको आप अपने जो है आंसर में रिफ्लेक्ट करें। तो जो बॉडी ऑफ द आंसर में जो आपकी रिफ्लेक्शन होगी वो सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स के बिहाफ पे जो भी डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर का जो एवोल्यूशन हुआ है, राइट, जो भी एवोल्यूशन हुआ है, इसकी थीम में हम एवोल्यूशन की बात कर रहे हैं, जो भी एवोल्यूशन हुआ है उसके प्रेमाइस पे जो भी की टर्म्स हैं, जैसे मान लो बेसिक स्ट्रक्चर का की फीचर है फेडरलिज्म, राइट। तो इन चीजों का जो भी एवोल्यूशन हुआ वो आप अपने सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट पर रिफ्लेक्ट करें, राइट। जो भी जजमेंट दिए हैं उसमें क्या सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, या पार्लियामेंट का जो अमेंडमेंट पावर है, जो आर्बिट्री अमेंडमेंट पावर है, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कैसे डेफिनेशन दी है कि पार्लियामेंट किन चीजों को अमेंड कर सकता है, किसको नहीं कर सकता है, वही एवोल्यूशन में आप दिखाएंगे, राइट। तो जजमेंट्स का यूज करें जो की टर्म से कैसे इवॉल्व हुआ और जो भी उससे रिलेटेड चीजें हैं, राइट। तो एवोल्यूशन में आप जो भी सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट हैं उनको आप रिफ्लेक्ट कर ले। जैसे सबसे पहला हम जो डिस्कशन करेंगे कि जो आपका शुरू हुआ था पोस्ट इंडिपेंडेंस, जो बेसिक स्ट्रक्चर का एवोल्यूशन शुरू हुआ था, वो फॉर रेफरेंस जो है शंकरी प्रसाद वर्स यूनियन ऑफ इंडिया, राइट। ये केस का रेफरेंस आप दे सकते हैं, शंकरी प्रसाद वर्स यूनियन ऑफ इंडिया इन द ईयर 1951, राइट। इस पे पार्लियामेंट के जो है अमेंडमेंट पावर के बारे में ये बताया गया था कि पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। एनी पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब जो है इट कैन ऑल्सो अमेंड द फंडामेंटल राइट्स, राइट। जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको जो है इंडियन पार्लियामेंट जो है अमेंड कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने पहला ये ओपिनियन दिया था कि ठीक है भाई, पार्लियामेंट जो है आपका इस केस में शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में कि पार्लियामेंट कैन अमेंड द एनी पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट्स, राइट। एंड सब्सिक्वेंटली फिर फर्दर हम देखेंगे इन द ईयर 1965, राइट। यहाँ 1951 के बाद इन द ईयर 1965 फर्दर जो है सुप्रीम कोर्ट अपने इस डिसीजन पे स्टैंड करता है और फिर से ये रिपीट करता है कि पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन यहाँ पे एक डिबेट क्रिएट हो जाता है सोसाइटी में, दैट इज इम्यूटेबल कैरेक्टर। जो ये सेकंड जजमेंट जो दिया गया सज्जन सिंह वर्स स्टेट ऑफ राजस्थान इन द ईयर 1965। तो आप यहाँ पे केस का जो रेफरेंस है वो दे सकते हैं सज्जन सिंह, मैं ऊपर लिख देता हूं यहाँ पे, सज्जन सिंह वर्स स्टेट ऑफ राजस्थान, राइट। ये केस का रेफरेंस दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पे की टर्म दें कि वो प्रीवियस जजमेंट को अपहेल्ड किया, लेकिन एक डिबेट एराइज हुई रिगार्डिंग व्हाट, रिगार्डिंग immutable character of the judgment, previous judgment, right। कि इसको चेंज नहीं किया जा सकता, एकदम ब्रह्म सत्य बना लिया है कि अभी तो जो सुप्रीम कोर्ट ने बोला वो सही है। तो ऐसे आप केसेस का रेफरेंस दे सकते हैं अपने बॉडी ऑफ द आंसर में। जो भी डॉक्ट्रिन का एवोल्यूशन हुआ, इसके बाद आप देखेंगे गोलकनाथ केस में जो है 1967 में जो है एक चेक लगा दिया जाता है कि पार्लियामेंट कैन नॉट अमेंड एनी पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट कैन नॉट अमेंड जो है ऑल पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, एक लिमिटेशन लगा दी, जिसको फर्दर थ्रू पार्लियामेंटली अमेंडमेंट ऑफ 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जिसको बोलते हैं कि वो गोलकनाथ केस की जो जजमेंट है उसको सबवर्ट कर दिया और फिर से ये बोला कि पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। तो एवोल्यूशन में इन 3-4 केसेस के बारे में जो है आप अब जो है अपनी
केसेस का जजमेंट अलोंग क्या डेवलपमेंट्स हुई उनको रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, राइट। गोलकनाथ केस के बाद 1973 में फिर केशवानंदा भारती केस आता है। तो एवोल्यूशन में हमने 3-4 जो है अपने केसेस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट बता दिए, क्या हुआ वो बता दिए। अब हम बताएंगे सेकेंड हेडिंग में एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द डॉक्ट्रिन, राइट, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द डॉक्ट्रिन। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द डॉक्ट्रिन में हम जो है केशवानंदा भारती के केस के बारे में बोलेंगे। केशवानंदा भारती केस में जो है डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर को जो है सुप्रीम कोर्ट ने एक्सप्लिसिटली जो है मेंशन किया, राइट। केशवानंदा भारती केस इन 1973, यहाँ पे जो है डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर का जो जन्म होता है, एस्टैब्लिशमेंट होता है, राइट, प्रॉपर एस्टैब्लिशमेंट होता है डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में। और ये बोला जाता है कि पार्लियामेंट has certain limitation on amendment of the Indian Constitution, जो कि डॉक्ट्रिन जो भी कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर हैं उनको जो है पार्लियामेंट अमेंड नहीं कर सकती, राइट। और कुछ जो उस टाइम इसी जजमेंट पे कुछ बेसिक फीचर्स बताए गए जो कि आपके बेसिक स्ट्रक्चर के एम्बिट में आते हैं। बेसिक फीचर कैसे, जैसे सेक्युलरिज्म को जो है कॉन्स्टिट्यूशन आप नहीं अमेंड कर सकती, सेक्युलरिज्म एक बेसिक फीचर बताया गया। रूल ऑफ लॉ के बारे में बोला गया, रूल ऑफ लॉ जो है आपको जो है बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। फेडरलिज्म पे देखा गया कि फेडरलिज्म को आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते, ये भी कॉन्स्टिट्यूशन की जो मूलभूत रचना है। तो ऐसे कुछ रेफरेंसेस आप डाल सकते हैं कि डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर का एस्टैब्लिशमेंट हुआ। एस्टैब्लिशमेंट में कुछ सुप्रीम कोर्ट ने कुछ जो बताया कि क्या क्या चीजें बेसिक स्ट्रक्चर में होती हैं, वो एस्टैब्लिशमेंट के टाइम पे ही, राइट। तो और उसमें पार्लियामेंट का जो लिमिटिंग पावर है, यानी कि जो आर्बिट्ररी अमेंडमेंट पावर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, उससे जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को सेफ गार्ड किया। जो हमने सेकंड सेगमेंट में देखा था ना कैसे सुप्रीम कोर्ट सेफ गार्ड कर रही है, वो हम अपने आंसर में मेंशन कर सकते हैं, राइट। तो ये सेफ गार्डिंग का हम जो है एक पॉइंट केशवानंदा भारती का दे सकते हैं। और थर्ड पॉइंट जो है फिर फर्दर जो है हम थर्ड पॉइंट अपने आंसर में बेसिक स्ट्रक्चर का जो एक्सपेंशन हुआ है, राइट। केशवानंदा भारती केस में तो कुछ चीजें बता दी गई कि किन किन प्रोमिनेंटली किन कौन कौन सी चीजें जो बेसिक स्ट्रक्चर के एम्बिट में आती है, लेकिन फर्दर जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट हुआ है जिसमें टाइम एंड अगेन रीडिफाइन किया गया और भी चीजें बताएंगी कि क्या क्या बेसिक स्ट्रक्चर के एम्बिट में आता है, वो सारी चीजें जो है एक्सपेंशन वाले पार्ट में दे सकते हैं। जैसे फ्री एंड फेयर इलेक्शन को जो है सुप्रीम कोर्ट ने जो है बेसिक स्ट्रक्चर में बोला कि इलेक्शन जो हो रही हैं, चुनाव जो हो रहे हैं, फ्री एंड फेयर मेथोडोलॉजी हो, और उसमें आप जो है केस का रेफरेंस दे सकते हैं इंदिरा गांधी वर्सेस राज नारायण। इंदिरा गांधी और राज नारायण केस में जो है फ्री एंड फेयर इलेक्शन के बारे में, राइट, फ्री एंड फेयर इलेक्शन के बारे में जो है सुप्रीम कोर्ट ने एक्सप्लिसिटली जो है अपने 1975 जजमेंट में ये चीजें बोली। और भी कुछ रेफरेंसेस आप डाल सकते हैं, जैसे मिनर्वा मिल का केस जो हुआ जिसमें फंडामेंटल राइट और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में एक बैलेंस बना रहे हैं। दोनों के सुप्रीमेसी में एक डिबेट है ना कि फाइनेंशियल राइट्स को सुप्रीमेसी दी जाए या डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को, तो दोनों के बीच में एक सामंजस्य बना रहे, एक संतुलन बना रहे, वो मिनर्वा मिल केस में डिफाइन किया गया। सब्सिक्वेंटली वैसे ही एसआर बोमई केस में जो है आप देखेंगे 1994 में एसआर बोमई केस में जो है फेडरलिज्म पे जो है फोकस रखा गया। साइमल्टेनियसली सेकुलरिज्म पे जो है सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि सेकुलरिज्म जो है आप जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो है बेसिक स्ट्रक्चर में, डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर के एम्बिट में इम्प्लिसिट है। तो ये केसेस का रेफरेंसेस देके आप अपने मेन जो बॉडी ऑफ द आंसर है उसको एनरिच कर सकते हैं। तो ये रिप्रेजेंटेशन आप देखोगे, अगर 200 वर्ड में लिखना है तो कैसे आप रिफाइंड वे से लिखोगे। इंट्रोडक्शन में जो हमने डिस्कशन किया, बेसिक स्ट्रक्चर, की टर्म्स लाइक कोर प्रिंसिपल्स लाइक protecting from the arbitrary amendments that could undermine its ethos, right? ये key terms हैं, right? The Supreme Court has played a crucial role in evolving the doctrine through the judicial review, right? Judicial review के use के through जो है कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम कोर्ट ने एक वाइटल रोल प्ले किया। तो इंट्रोडक्शन ये देखो आप 30 से 40 वर्ड में, आई थिंक ये जो है आपका इंट्रोडक्शन आ जाएगा यहाँ से 30 to 40 वर्ड्स के एम्बिट में, राइट। 200 वर्ड का है तो 30 से 40 वर्ड से ज्यादा आपका इंट्रोडक्शन नहीं होता, जितना शॉर्ट एंड क्रिप्स रहे उतना बेटर है। सब्सिक्वेंट जो है एक हेडिंग आप एवोल्यूशन ऑफ द डॉक्ट्रिन के बारे में देखें और केसेस का रेफरेंस, जैसे हमने डिस्कशन किया शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसमें की टर्म आप देख लें कि पार्लियामेंट का पावर जो है टू अमेंड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग द फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल 368 ये बताया गया, राइट। सेकेंड केस में जो है सुप्रीम कोर्ट ने इसी पॉइंट को रीअफर्म्ड किया
राइट, रीअफर्म्ड किया कि पार्लियामेंट जो है किसी भी पार्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट को इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट अमेंड कर सकती है, लेकिन उसके अगेंस्ट में डिसेंट आया, लोगों के बीच में जो है डिसेंट आया कि इम्यूटेबिलिटी पे उसका डिबेट आया, राइट। एंड फर्दर गोलकनाथ केस वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब इन द ईयर 1967 में सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामेंट की पावर को रेस्ट्रिक्ट कर दिया फ्रॉम अमेंडिंग द फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल 13। जुडिशियल रिव्यू के एम्बिट में पार्लियामेंट की जो पावर थी फंडामेंटल राइट्स को अमेंड करने के लिए, उसको रेस्ट्रिक्ट कर दिया। किसने? सुप्रीम कोर्ट ने। ये गोलकनाथ केस में। एंड सब्सिक्वेंटली थ्रू 24th अमेंडमेंट, 24वें अमेंडमेंट, जो पार्लियामेंट में इस जजमेंट को उलट दिया, राइट। इन 1971 में फिर से अपनी जो पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी थी, अथॉरिटी थी पार्लियामेंट के किसी कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट को अमेंड करने के लिए, वो फिर से रिस्टोर कर दी। तो एक फर्स्ट सेगमेंट में आपने एवोल्यूशन को दिखा दिया, केसेस का रेफरेंस दे दिया, क्या क्या डेवलपमेंट्स हुई की टर्म में बता दिया, राइट। सेकंड सेगमेंट में जो हमने डिस्कशन किया एस्टैब्लिशमेंट इस डॉक्ट्रिन का कैसे हुआ कि इस 24th अमेंडमेंट के बाद, जो कि 1971 में हुआ, 1973 में केशवानंद भारती केस ने जो है स्टैब्लिश किया कि पार्लियामेंट के अमेंडमेंट्स जो हैं वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को डिसमेंटल नहीं कर सकते, और कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस रखी, और जो कुछ की फीचर्स हैं, जो की बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो की फीचर है उनको भी अपने इस जजमेंट में डिफाइन किया, जैसे सेक्युलरिज्म, डेमोक्रेसी, फेडरलिज्म, राइट। एंड फर्दर अब यहाँ पे एस्टैब्लिशमेंट हुआ है, एवोल्यूशन में हम देखेंगे कि फर्दर जो इस डॉक्ट्रिन का जो एक्सपेंशन हुआ है, जैसे हमने बोला इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण के केस में फ्री एंड फेयर इलेक्शन के बारे में बात की गई, मिनर्वा मिल केस में जो है बैलेंसिंग द फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के बारे में बोला। एंड फर्दर इन द ईयर 1994 एसआर बोमई केस में फेडरलिज्म और सेक्युलरिज्म पे जो है सुप्रीम कोर्ट ने टाइम एंड अगेन रेटेरिएट किया कि ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक हिस्सा है, राइट। तो दोनों सेगमेंट ऑफ द आंसर, एवोल्यूशन और सेफगार्डिंग, सुप्रीम कोर्ट ने कैसे की है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, ये तीनों ही सेगमेंट हमारे इस बॉडी ऑफ द आंसर में अलॉन्ग विद द रेफरेंसेस, फैक्ट्स और की टर्म्स जो है आपके जो है अराउंड 100 to 120 वर्ड्स में यू कैन सी कि ये इजीली जो है रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। तो ऐसे ही आपको अपने मेंस के आंसर कॉपी में रिफ्लेक्ट करना, वर्ड लिमिट में रहते हुए। एंड फर्दर कंक्लूजन को जो आप एंड करें, राइट, इस आंसर के कंक्लूजन को जब एंड करें तो यू कैन राइट कि द डॉक्ट्रिन एंश्योर्स दैट द कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल आइडेंटिटी रिमेन्स इंटैक्ट। कीवर्ड है प्रोटेक्टिंग इट्स लिविंग डॉक्यूमेंट अडेप्टेबल टू द इवॉल्विंग नीड्स। एक पॉजिटिव, ऑप्टिमिस्टिक एंड रेस्पॉन्सिबल नोट पे जो है सुप्रीम कोर्ट के रोल पे जो है यहाँ पे कंक्लूजन एंड हो रहा है, राइट। तो यू कैन फेच गुड मार्क्स ओवर हियर, आप अच्छे मार्क्स फेच कर सकते हैं अगर अपने कंटेंट, जो भी क्वेश्चन की डिमांड्स हैं उनको आपने एड्रेस कर लिया, कंटेक्स्ट को बता दिया, इंट्रोडक्शन की डाइवर्सिटी में जो भी अप्रोच आप चाहें इंप्रेस करने के लिए वो लिख सकते हैं, एंड कोर जो बॉडी ऑफ द आंसर है उनको इन केसेस को रेफर कर सकते हैं। नाउ ये तो आंसर की डिस्कशन होगी, लेकिन मेक श्योर कि आप अभी रजिस्टर या जो भी नोट्स कॉपी है इन केसेस को अपने जो है नोट्स कॉपी में एक पेज पर लिख लें, और जो भी की टर्म्स है, ताकि अगर क्वेश्चन मेंस में पूछा जाए इस क्वेश्चन, इस ट्रेंड के बिहाफ पे, तो इन फैक्ट्स को जो है आप इजीली रिप्रेजेंट कर सके, केसेस के बारे में, ईयर के बारे में और क्या क्या डेवलपमेंट्स इनमें हुई थी। बहुत ही प्रेसाइज और क्रिस्प आपके लिए वैल्यू एडिशन में मैंने ये रखा है, ताकि एग्जाम में आप डायरेक्टली इनको जो है अप्लाई कर सकते हैं इन की टर्म्स को, राइट, और कोई डिफिकल्टी ना हो। तो सिलेबस का ये सेगमेंट रिलेटेड टू बेसिक स्ट्रक्चर के एवोल्यूशन और सुप्रीम कोर्ट के रोल दैट इज विद इन इट्स जुडिशियल रिव्यू स्कोप, आप सिर्फ इसी क्वेश्चन के आंसर को इन डिटेलिंग करके आप जो है एड्रेस कर सकते हैं, राइट। सो ये पहला क्वेश्चन का ऑल टुगेदर सारा डिस्कशन था। अब हम सब्सिक्वेंट फर्दर प्रोसीड करेंगे। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी आर गोइंग टू डील, 125 वर्ड में क्वेश्चन आपको लिखना है, इजी टू गो है एंड प्रिटी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। हमने अभी पेपर्स को एनालाइज किया था, जिसमें देखा था कि इंडियन आर्टिकल से, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चन जो पूछा गया है और रिपीटेड थीम पे पूछा गया, जैसे फॉर एग्जांपल आर्टिकल 21 के बारे में डायरेक्टली पूछा गया, आर्टिकल 21 में कौन कौन से राइट्स मेंशन है। सब्सिक्वेंटली 2018-19 में राइट टू लाइफ के बारे में पूछ दिया डायरेक्टली, इम्प्लिसिट है कि आर्टिकल 21 के बारे में ही क्वेश्चन पूछा। सिमिलरली आर्टिकल 32 के बारे में क्वेश्चन पूछ चुका है, राइट, एंड आर्टिकल 14 के बारे में भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। यानी कि जो गोल्डन ट्रायंगल है, आर्टिकल 14, आर्टिकल 19, आर्टिकल 21 अलॉन्ग विथ आर्टिकल 32, इनमें से 3 पिलर्स पे जो है क्वेश्चन तो पूछा जा चुका है, राइट। अब हमारे पास बचता है सिर्फ आर्टिकल 19,
और आर्टिकल 19 भी क्वाइट एलेबोरेट है, टाइम एंड अगेन न्यूज में रहता है, इसलिए देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि अगर आर्टिकल बेस्ड क्वेश्चन प्राइमरली अगर फंडामेंटल राइट में पूछा जाए तो डायरेक्टली आपसे पूछ सकता है कि आर्टिकल 19 के क्या क्या प्रोविजंस हैं, राइट। जैसे पास्ट में आर्टिकल 21 के बारे में पूछ लिया कि कौन कौन से राइट्स मेंशन्ड हैं, वैसे ही आर्टिकल 19 के एम्बिट में कौन कौन से राइट्स हैं उनके बारे में आपको रेफर करना है। नाउ स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको स्टैटिक क्वेश्चन दिख रहा होगा, लेकिन इस पर आपको डिफरेंस क्रिएट करना है कि स्टैटिक क्वेश्चन में भी आप कैसे वैल्यू एडिशन करके इस आंसर को मोर रिप्रेजेंटेटिव, मोर वैल्यू एडेड, मोर एनहेंस रिप्रेजेंट कर पाए। तो सबसे पहला अप्रोच तो यही है कि जो भी आर्टिकल्स, जो भी राइट्स इस आर्टिकल 19 में मेंशन किए गए हैं उनके बारे में हम बता दें, राइट, उनके बारे में बता दें जो कि एक स्टैटिक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड कर रही है। एंड साइमल्टेनियसली इस पॉइंट को, जो हमारे स्टैटिक पॉइंट को सप्लीमेंट करते हुए जो भी एग्जांपल्स, जो भी कंटेम्प्रेरी एग्जांपल्स हैं आपके आंसर को सपोर्ट करने के लिए, उनको हम रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, एग्जांपल्स को दे सकते हैं। और साथ ही साथ अगर सुप्रीम कोर्ट का कुछ रिसेंट में जजमेंट आया हुआ है, राइट, इन आर्टिकल 19 से रिलेटेड, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन से आर्टिकल 19 डील करता है, तो उससे रिलेटेड कुछ जजमेंट आया हो तो वैल्यू एडिशन करके हम अब जो है अपने आंसर को एनरिच कर सकते हैं। और वहाँ पे वो जो वैल्यू एडिशन जो आप डालेंगे इस स्टैटिक आंसर में, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सबके लिए आसान होगा, सभी लिख सकते हैं, जिसने भी लक्ष्मीकांत पढ़ी हो या कोई भी इंस्टीट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन की बुक जो आपने पढ़ी हो उससे आप इजीली कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा डिफरेंस कैसे क्रिएट होगा वो देखते हैं, राइट। तो यहाँ पे सीधा सीधा आपसे पूछ रहा है कि व्हाट आर द राइट्स विद इन एम्बिट ऑफ आर्टिकल 19 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सीधा सीधा राइट्स के बारे में बात हो रही है और इन रेफरेंस ऑफ आर्टिकल 19 कौन कौन से राइट्स मेंशन है, राइट। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कौन कौन से अधिकार आते हैं, कौन कौन से अधिकार अनुच्छेद 19 के एम्बिट में आते हैं, इसको जो है आपको 125 वर्ड्स में लिखना है, राइट। इजी टू गो है, कोई दिक्कत नहीं है। इस क्वेश्चन को जो हम अगर स्ट्रक्चर करें इसके आंसर को, तो कंटेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड क्लियर है, राइट्स के बारे में बताना है, आर्टिकल 19 के रेफरेंस से बताना है, तो आपका कंटेक्स्ट तो क्लियर हो गया, राइट। कंटेक्स्ट तो आपको क्लियर हो गया कि स्ट्रेट फॉरवर्ड है, कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। अब कंटेंट का रिप्रेजेंटेशन करना है आंसर का। कंटेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग हमें रिफ्लेक्ट कैसे करनी है, इंट्रोडक्शन में करनी है, राइट। प्रस्तावना जो आप लिखेंगे अपने उत्तर का, वो इंट्रोडक्शन में रिफ्लेक्ट हो जाना चाहिए, जिसमें बेसिकली अब यहाँ पे आर्टिकल 19 के ही बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्ड जो आप जो है आर्टिकल 19 के बारे में बात कर सकते हैं, राइट, या फिर आर्टिकल 19 के बारे में एक बेसिक सी डेफिनेशन दे सकते हैं कि आर्टिकल 19 है क्या, या फिर कुछ कंटेम्प्रेरी एग्जाम्पल इनमें इन्फ्यूज कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल जो है ऑफ ए रिसेंट 3-4 साल पहले जो है श्रेया सिंगल वर्स यूनियन ऑफ इंडिया केस जजमेंट हुआ था, श्रेया सिंगल वर्स यूनियन ऑफ इंडिया, राइट। इसमें जो है आईटी एक्ट, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है, जिसके तहत इनिशियली अगर ऑनलाइन कुछ ऑफेंसिव चीजें आप अगर पोस्ट करते थे तो सेक्शन 66A ऑफ दिस आईटी एक्ट, सेक्शन 66A ऑफ आईटी एक्ट के तहत अरेस्ट कर इंडिविजुअल्स को जो है अरेस्ट कर लिया जाता था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट अपने ओपिनियन में ये बोला इस केस में, श्रेया सिंगल वर्स यूनियन ऑफ इंडिया एक्ट में, कि ये अब एक ऑफेंस नहीं है, ये एक इंडिविजुअल के फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का एक हिस्सा है, राइट। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का एक हिस्सा है, इसलिए ये जो सेक्शन 66A ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है इसको नलीफाई कर दिया। तो इंट्रोडक्शन में ही आप जो है बिगिन कर सकते हैं, श्रेया सिंगल वर्स यूनियन ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया नलीफाइड द सेक्शन 66A ऑफ द आईटी एक्ट, या फिर with Shreya Singhal Union or Shreya Singhal versus Union of India case, Supreme Court strengthened the core premisable fundamental features, that is freedom of speech and expression, that is implicit in Article 19। तो ये श्रेया सिंघल का कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस दे सकते हैं, या फिर स्ट्रेट फॉरवर्ड अब आर्टिकल 19 का जो है डेफिनेशन अप्रोच दे सकते हैं कि आर्टिकल 19 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन फंडामेंटल इन guarantee the individual the freedom of speech and expression, thus strengthening the vibrant pillars of Indian democracy। यहाँ डेमोक्रेसी की बात की जा रही है, और डेमोक्रेसी का की एलिमेंट क्या है, डिसेंट, राइट। डेमोक्रेसी का की एलिमेंट क्या है, डिसेंट। लोकतंत्र में क्या है, आप किसी की बात को जबरदस्ती जो अपनी बात को नहीं मनवा सकते, सामने वाला आपसे डिसेंट भी कर सकता है। कोई ज़रूरी नहीं कि जो अप्रोच लिख रहा हूँ यही बेस्ट हो, कोई सेकंड पर्सन होगा वो बोलेगा नहीं इस तरीके से भी लिखा जाता है, लिखा जा सकता है, या इस तरीके से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है।
राइट तो डेमोक्रेसी और डिसेंट इंटीग्रल पार्ट है। तो आप जो है अपने आर्टिकल 19 का जो इंट्रोडक्टरी जो अप्रोच है डेफिनेशन बेस में अगर आप जाएं तो यू कैन राइट कि आर्टिकल 19 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 19 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, राइट, आर्टिकल 19 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज, राइट, फंडामेंटल राइट्स क्या है, इन्फोर्सेबल है, यानी कि गारंटी दी जा रही है हर एक इंडिविजुअल को कि आपको ये राइट्स दिए गए हैं। गारंटीज द गारंटीज फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, strengthening the vibrant pillars of Indian democracy, right, भारतीय लोकतंत्र का जो पिलर है, वाइब्रेंट पिलर है, उसके प्रोटेक्शन में जो है आर्टिकल 19 एक बहुत ही वाइब्रेंट रोल जो है प्ले करता है। यहाँ एक वैसे कि हमने कुछ की टर्म्स यूज कर लिए, गारंटीज द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, राइट, गारंटीज टर्म डाल दिया, फंडामेंटल राइट इम्प्लिसिट है, तो एक आइडिया हमने दे दिया कि फंडामेंटल राइट जो है इन्फोर्सेबल है, गारंटीड है एक इंडिविजुअल को, राइट, किस लिए गारंटीड, क्या रोल प्ले करता है, ये स्ट्रेंथन करता है वाइब्रेंट पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी, जो भारतीय लोकतंत्र है उसके जो स्तंभ हैं उनको मजबूत करता है, उनको स्ट्रेंथन करता है, राइट, आर्टिकल 19। तो हमने एक इंट्रोडक्टरी पार्ट में डेफिनेशनल अप्रोच में आर्टिकल 19 के बारे में बता दिया, या फिर जो हमने सेकंड पार्ट जो कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस में बोला कि आप जो है रिसेंट सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है उसको ऐसे रेफर कर सकते हैं कि इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 19 के जो कोड फंडामेंटल प्रेमाइस है, फंडामेंटल राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, उसको इन्हें मतलब स्टैब्लिश किया है और सेक्शन 6 को जो है नलीफाई किया है। तो अराउंड 20 to 30 वर्ड्स या 20 वर्ड्स मैक्स में जो है अपने इस 125 वर्ड के आंसर को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, राइट। तो इस आंसर को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं अपने इंट्रोडक्टरी पैटर्न पे। दो अप्रोचेस हमने देख लिए इंट्रोडक्शन के क्या डाले जा सकते हैं। नाउ जो बॉडी ऑफ द आंसर है, बॉडी ऑफ द आंसर में डायरेक्टली आपको जो राइट्स मेंशन किए गए हैं, जो राइट्स विद इन आर्टिकल 19 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसके बारे में स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको आना है, राइट। तो यहां यू कैन राइट एज एन हेडिंग राइट्स गारंटीड अंडर आर्टिकल 19, एक हेडिंग डाल दें आप बॉडी ऑफ द आंसर में, और एज डिस्कस इसको जो है आप ऐसे बॉर्डर लाइन कर सकते हैं, इसकी रिप्रेजेंटेशन आपकी जो है एनहेंस हो सकते हैं, या फिर सीमेटिक रिप्रेजेंटेशन भी दे सकते हैं, क्योंकि 125 वर्ड है, वर्ड लिमिट की रेस्ट्रिक्शन है, तो सीधा आप ऐसे कुछ सीमेटिक रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं, राइट्स अंडर आर्टिकल 19, राइट। और फ्लो चार्ट के फॉर्म में भी आप अपने आंसर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो भी आपके राइट्स होंगे उनके बारे में आप जो है 1 by 1 जो है यहाँ पे आप जो है रिप्रेजेंट कर सकते हैं, राइट। जो भी 6 राइट्स हैं, 6 राइट्स आर देयर विद इन आर्टिकल 19, आर्टिकल 19 के एम्बेट में 6 राइट्स हैं, तो वो सारे राइट्स के बारे में आप मेंशन कर सकते हैं। जैसे आर्टिकल 19 क्लॉज 1 में जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन दिया गया है, इसको आप हल्का सा जो है एलोबरेट कर सकते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, और इसके रेफरेंस में कोई एग्जाम्पल आप डाल सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल, राइट, फॉर एग्जाम्पल कोई भी एग्जाम्पल फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन से रिलेटेड है। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने अभी हमने डिस्कस किया एक नलिफाइड सेक्शन 66A ऑफ IT एक्ट, राइट। तो ये राइट को जो है क्या कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट प्रोटेक्ट कर रहा है। सेकेंड जो है पीसफुली असेंबल है, राइट टू पीसफुली असेंबल एट एनी प्लेस, जो है पीसफुली असेंबल एट एनी प्लेस, राइट, पीसफुल असेंबल एट एनी प्लेस दिया गया है। तो इसके एम्बेट में आप एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल जैसे डाल सकते हैं
जो फार्मर्स प्रोटेस्ट अभी रिसेंट में हुआ था, राइट, फार्मर्स प्रोटेस्ट जो हुआ था, ये विद इन द राइट ऑफ इंडिविजुअल्स हैं। आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वो चीज़ गारंटी की गई थी कि आप कहीं भी पीसफुली असेंबल करके जो है आप जो है अपना प्रोटेस्ट कर सकते हैं, राइट। ये आर्टिकल 19 क्लॉज 2 में, क्लॉज 3 में जो है, राइट, राइट टू फॉर्म एसोसिएशंस, राइट टू फॉर्म एसोसिएशंस के बारे में बताया गया है आर्टिकल 19 क्लॉज 3 में। इसमें आप एसोसिएशंस बना सकते हैं, ट्रेड यूनियन बना सकते हैं, राइट। जो भी आप देखते हैं मेजॉरिटी ऑफ द ट्रेड लॉबीज होते हैं, यूनियंस होते हैं, उनका एक फंडामेंटल राइट है। फॉर एग्जांपल में आप रेफरेंस दे सकते हैं एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी भी जो एस्टैब्लिश की गई हैं, जो एसोसिएशन फॉर्म किए गए हैं, वो इसी फंडामेंटल राइट के एम्बिट में किए गए हैं, राइट। तीन आपने देख लिए। नाउ जो चौथा आपका पॉइंट आप डाल सकते हैं, राइट टू मूव। इंडिया के किसी भी पार्ट में आप जो मूव कर सकते हैं, राइट, कहीं भी आ जा सकते हैं, कोई ऐसे रेस्ट्रिक्शन नहीं है। इन सर्टेन सेंस जो है, इन जो राइट्स आपके दिए गए उन पे कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं, जैसे पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी, हेल्थ, राइट, सॉवरेनिटी, इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। वो क्योंकि 125 वर्ड की लिमिटेशन है तो उसको हम ब्रॉडली इसमें रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। ये जब हम आर्टिकल्स लिख लें तो ब्रीफ में एक पार्ट में दीज राइट आर सब्जेक्ट टू रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन सच एज पब्लिक ऑर्डर, सॉवरेनिटी, मोरालिटी, हेल्थ, ये ना 4-5 कीवर्ड्स जो भी मेंशन किए गए हैं वो आप इन राइट्स के बाद जो है आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ऐसे अपने आंसर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं एंड इन द एंड अपने जो है कंक्लूजन को एक डिप्लोमेटिक या एक ब्यूरोक्रेटिक एंगल से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि आर्टिकल 19 जो है एक रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन। आर्टिकल 19 दो Article 19 although is fundamental for a vibrant democracy but it imposes reasonable restrictions। reasonable term यहाँ आपको यूज करना, reasonable restrictions for the development of a balanced society। एक balanced society reasonable restriction किस लिए किया जा रहा है? राइट्स इतने ना दिए जाएं कि आप दूसरे के राइट्स को इन्फ्रिंज करो, राइट। तो एक रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगाया गया है, वो हमने मेंशन कर देंगे कि क्या क्या है, पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी, हेल्थ, और उसके बाद अपने कंक्लूजन को ऐसे हम जो है एंड करेंगे। रिप्रेजेंटेशन की अगर बात की जाए, रिप्रेजेंटेशन की अगर आंसर की बात की जाए, राइट, अगर रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस के मॉडल आंसर की बात की जाए तो आई शो यू कि आप जो है इसको 125 वर्ड्स में कैसे जो है आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यस, ये जो आपका जो है आर्टिकल 19 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंट्रोडक्टरी पार्ट में आप दे दें, अगर सीधा आप डाल सकते हैं कि आर्टिकल 19 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है 6 फंडामेंटल राइट्स को जो है गारंटी करता है, जो कि इंडिविजुअल की लिबर्टी और डेमोक्रेटिक सोसाइटी के लिए बहुत ही एसेंशियल है, राइट। यहाँ पे 3 की टर्म्स डाल दिए, एक फैक्ट डाल दिया और 2 टर्म्स, ऐसे भी आप इंट्रोडक्शन डाल सकते हैं, 2 तो हमने डिस्कशन कर लिए। और उसके बाद जो भी बॉडी ऑफ द आंसर्स में आपके कंटेंट है, पहला जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, राइट, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो है, जो कि बहुत ही वाइटल है किसके लिए, डेमोक्रेसी के लिए, राइट। हाउएवर रेस्ट्रिक्शंस लाइक डिफेमेशन एंड नेशनल सिक्योरिटी जो है, ऐसे कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाए जा चुके हैं। यहाँ पे आप जो है केस का जो रेफरेंस श्रेया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया दे सकते हैं। आर्टिकल 19 क्लॉज 2 में जो है पीसफुल असेंबल की बात की गई है कि आप पीसफुली प्रोटेस्ट कर सकते हैं, मीटिंग कर सकते हैं, राइट। जैसे फॉर एग्जाम्पल जो इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट हुआ था वो इस चीज को सिग्निफाई करता है या एग्जाम्प्लीफाइड बाई, फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्प्लीफाइड बाई इंडियन इंडिपेंडेंस स्ट्रगल एंड फॉर दैट मैटर ऑफ रिसेंट 2020-21 में जो फार्मर्स प्रोटेस्ट हुआ, वो भी कहीं ना कहीं इस फंडामेंटल राइट दैट इज आर्टिकल 19 क्लॉज 2 में जो राइट दिया गया है फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली, वो उसको सिग्निफाई करता है। तो आपने राइट्स बता दिए, राइट्स के साथ साथ सब्सटैंशिएट कर दिया एग्जाम्पल्स के साथ कि आपने इस चीज को समझा है। और यहाँ पे इन एग्जाम्पल्स के साथ इन स्टैटिक क्वेश्चन में आप एक एज क्रिएट कर रहे हैं अपने कॉम्पिटिटर्स के जो भी आपके फ्रेंड्स हैं उनके कंपैरिजन में। आर्टिकल 19 क्लॉज 3 में जो है एसोसिएशन, फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशंस और यूनियंस, राइट, ये क्या इंपावर करता है, ये इंपावर करता है सिटीजंस को कि आप ग्रुप फॉर्म करें, राइट। एक वाइब्रेंट सोसाइटी के जो इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए ग्रुप और एसोसिएशन का फॉर्मेशन बहुत जरूरी है। तो इंडिविजुअल्स को इंपावर करता है ट्रेड यूनियन फॉर्म करने के लिए। पॉलिटिकल पार्टीज भी जो बनती हैं, जैसे आम आदमी पार्टी यू कैन सी कि 2011-12 में बनी,
वो कैसे बनी है? लोगों के एसोसिएशन से, रामलीला मैदान पे इतना प्रोटेस्ट हुआ, लोग मिले, फिर वो पॉलिटिकल पार्टी का जो एस्टैब्लिशमेंट हुआ, राइट? तो वे तभी पॉसिबल हुआ क्योंकि ऐसे एसोसिएशन ऑलरेडी आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में गारंटीड है, राइट? और उस पर्सपेक्टिव से आपने कलेक्टिव बार्गेनिंग की। आर्टिकल 19 क्लॉज 4 जो है, ये इंडिया में जैसे मैंने डिस्कस किया कहीं भी आप फ्रीली मूव कर सकते हैं। इट ग्रांट्स अनरिस्ट्रिक्टेड ट्रैवल विद इन इंडिया सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर और क्राइम प्रिवेंशन। कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन दिए गए हैं कि आप कहीं मूव कर रहे हैं, किसी कहीं जाने की वजह से आपका अगर दंगा भड़क रहा है, राइट, कहीं पे क्राइम हो रहा है, तो वो रेस्ट्रिक्शन दी गई कि भाई आप नहीं जा सकते। तो पब्लिक ऑर्डर और ऐसे कुछ और जो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस हैं वो लगाए गए हैं, लेकिन फॉर द टाइम बिंग अगर आप इन क्राइटेरियाज में नहीं आते तो इंडिया में कहीं भी आप जा सकते हैं। 19 क्लॉज 4 एंड सिमिलरली क्लॉज 5 में जो है इंडिया के किसी पार्ट में भी आप रिसाइड एंड रिसेटल कर सकते हैं, सेटल कर सकते हैं, यानी कि फ्रीडम टू रिसाइड एंड रिसेटल जो है आर्टिकल 19 क्लॉज 5 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी करता है कि इंडिया में आप कहीं भी सेटल कर सकते हैं, राइट? दिल्ली से हैं तो आप मुंबई में फ्लैट बाई कर सकते हैं, गुड़गांव में जा सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं आप। फ्लैट जो इंडियन टेरिटरी जो है आप जो है जा सकते हैं। हालांकि कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं जो कि आप यहाँ पे कंक्लूड कर लेंगे। और लास्ट में जो है आर्टिकल 19 क्लॉज 6 में जो है आपको प्रोफेशन को, कोई भी प्रोफेशन आप अपना रहे हैं उसको प्रैक्टिस करने के लिए आपको फ्रीडम दिया जाता है, राइट? सब्जेक्ट टू सर्टेन रेस्ट्रिक्शंस। प्रोफेशन ऐसा ना हो कि किसी को मर्डर करने लग गए, किल करने लग गए, राइट? तो उस पर कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं, पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी, हेल्थ, ये सारी चीजें। तो ये 6 के 6 राइट्स आपको रिप्रेजेंट करनी है अलॉन्ग विद द एग्जांपल्स। और जो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस है वो या तो कंक्लूजन और वे फॉरवर्ड को मर्ज कर, क्योंकि हमारे पास वर्ड की लिमिटेशन है, राइट? 125 वर्ड में ही अपने आंसर को रिप्रेजेंट करना है, तो कहीं उसको जो है इम्प्लिसिट करके कीवर्ड्स का यूज करें, जैसे कि यहाँ पे पब्लिक इंटरेस्ट, पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी, हेल्थ, सॉवरेनिटी, इंटीग्रिटी, ये टर्म्स का जो है यहाँ पे आप डाल सकते हैं। तो ऐसे अपने आंसर को इस आर्टिकल 19 के लिए रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हाई प्रोबेबिलिटी है, जैसा ट्रेंड हम यूपीपीसीएस मेंस के एग्जामिनेशन का देख रहे हैं, जो भी आर्टिकल अब तक पूछे गए उसमें आर्टिकल 19 ही अभी बचा हुआ, 14, 21, 32 हमने देख लिया, पूछ लिया है। तो जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं और क्योंकि इनकी लिस्टिंग ज़्यादा है तो इस पर शायद दैट्स अ प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो मेक श्योर यू आर प्रिपेयर्ड फॉर दिस क्वेश्चन। और कुछ और एग्जांपल अगर आप ऐड करना चाहें तो इसके साथ ऑलरेडी किसी एक रजिस्टर नोड में जो आप ऐड कर लें, या फिर हम अपने वैल्यू एडिशन मटेरियल में जो आपको ऑलरेडी ये चीज़ें प्रोवाइड करेंगे, राइट? तो दिस इज फॉर दिस सेकेंड क्वेश्चन जो हमने अभी डिस्कशन किया है। Now the next question that we are going to deal is related to फाइनेंस कमीशन। फाइनेंस कमीशन से रिलेटेड सिलेबस में हमने देखा कि पिलर 3 जो है स्पेसिफिकली फाइनेंस कमीशन के बारे में बोलता है। एंड प्रीवियसली ऑलरेडी यूपीपीसीएस कमीशन ने जो है फाइनेंस कमीशन के रोल और फंक्शन के बारे में क्वेश्चन पूछ लिया है। एंड सब्सिक्वेंट थर्ड पार्ट में सेंटर और स्टेट के फाइनेंशियल रिलेशन के बारे में भी क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है। प्रीवियस ईयर में इन थीम्स में क्वेश्चन आ चुके हैं। नाउ सब्सिक्वेंट अभी जो प्रोबेबल डायमेंशंस पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उस पर हम कुछ डिस्कशन करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर अभी पूछा जाए तो फाइनेंशियल कमीशन का जो रोल है, अभी जैसे हमने डिस्कशन किया, ग्रास रूट लेवल पे जो अर्बन लोकल बॉडीज हैं और जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है उनकी फाइनेंसेस के बारे में इनका रोल पूछा जा सकता है, दैट्स अ प्रोबेबिलिटी। या फिर ऑफर रिसेंट नया 16 फाइनेंस कमीशन की जो है इनके मेंबर्स की जो है उनको स्टैब्लिश किया गया है फर्दर रिकमेंडेशन के लिए, राइट? अरविंद परगनिया जी के नेतृत्व में, उनके लीडरशिप में, राइट, चेयरमैनशिप में। तो उस डायमेंशन पे भी शायद क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि 15 फाइनेंस कमीशन में क्या फ्लॉज थे जिनको पूरा करने के लिए 16 फाइनेंस कमीशन जो स्टैब्लिश किया जाएगा, जो भी रिकमेंडेशन दी जा रही है कि 15 फाइनेंस कमीशन में जो डेमोग्राफी से रिलेटेड या जो स्टेट की रीजनल एस्पिरेशन है, जैसे बिहार, आंध्र प्रदेश, इनके जो रीजनल एस्पिरेशन है, स्पेशल कैटेगरी स्टेट का जो डिबेट है, वो क्या 16 फाइनेंस कमीशन उसको कैसे हैंडल करेगा। तो हो सकता है एक फ्यूचरिस्टिक क्वेश्चन पूछ ले, या इसके फंक्शनिंग पे मोर प्रिसाइज, मोर इन डिटेल जो है ये अर्बन लोकल बॉडीज से पूछ ले। तो इसी प्रेमाइज पे ये क्वेश्चन है। फॉर रेफरेंस का पर्सपेक्टिव ये है कि आप फाइनेंस कमीशन को अच्छे से प्रिपेयर कर ले एक शीट पे, उसके कोर डायमेंशन जो भी स्टैटिक पार्ट है और जो भी फर्दर ऑफर रिसेंट जो भी इश्यूज और डिबेट्स रही हैं उनके बारे में भी आप रख लें, क्योंकि हाई प्रोबेबिलिटी है कि क्योंकि सिलेबस में एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड है तो क्वेश्चन आ सकता है, राइट? तो ये क्वेश्चन देखते हैं। critically analyze the role of finance commission in strengthening the financial devolution to पंचायती राज institutions and urban local bodies। तो यहाँ पे आपको समीक्षा करनी है, क्रिटिकली एनालाइज करना है, तो बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव्स आपको बताने हैं कि क्या है कि जो भी फाइनेंस कमीशन का जो रोल है, राइट, रिगार्डिंग फाइनेंशियल
डेवोल्यूशन के स्ट्रेंथनिंग के लिए जो वित्तीय चीज़ें हैं, जो पैसे की चीज़ें हैं, राइट, उनको स्ट्रेंथन करने के लिए फाइनेंशियल कमीशन की क्या रोल है, उसके उस रोल को जो है आप क्रिटिकली एनालाइज करना है। हिंदी में देखें तो वित्त आयोग की भूमिका का आलोचनात्मक विश्लेषण करें, राइट, आलोचनात्मक विश्लेषण करें, विशेष रूप से पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थान निकायों दैट इज अर्बन लोकल बॉडीज को वित्तीय डेवोल्यूशन, यहाँ पे एक टर्म सही से ट्रांसलेट नहीं है, और वित्तीय डेवोल्यूशन मजबूत करने में, यानी कि उनको पैसा मिले, डेवोल्यूशन का मतलब हिंदी में यही है, उनमें उसमें उसको जो है आपको मदद मिले। तो आपको क्रिटिकली एनालाइज करना है, 200 वर्ड में इस आंसर को रिप्रेजेंट करना है। तो अपॉर्चुनिटी और चैलेंज दोनों ही है, क्वाइट स्ट्रेट फॉरवर्ड है, लेकिन वो तभी पॉसिबल होगा जब आप वेल अवेयर हो। और अवेयर कब हो कि 15th फाइनेंस कमीशन के बारे में भी आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि 15th फाइनेंस कमीशन में लोकल जो गवर्नेंस है, अर्बन लोकल बॉडीज और पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के लिए क्या रिकमेंडेशन 15th फाइनेंस कमीशन ने दी थी, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। या फर्दर जो अगर वेक पॉइंट में लिख रहे हैं तो उसके साथ एग्जाम्पल को जो है आप जो है अपने वैल्यू एडिशन में डालें, या सब्सिक्वेंट जो प्रीसीडिंग जो पहले के जो फाइनेंस कमीशन स्टैब्लिश किए गए, राइट फ्रॉम 10th फाइनेंस कमीशन अप टिल 15th, जो भी इंपॉर्टेंट कमीशन इस लोकल गवर्नेंस से रिलेटेड कुछ रिकमेंडेशन है, तो उसको आप अपने आंसर में डाल के वैल्यू एडिशन कर सकते हैं, राइट। फॉर द टाइम बिंग कंटेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग इसकी यही है कि आपको क्रिटिकली एनालाइज करना है। क्रिटिकल एनालाइज किस पर्सपेक्टिव में, फाइनेंशियल कमीशन का जो रोल है, राइट, फाइनेंशियल कमीशन का जो रोल है रिगार्डिंग फाइनेंशियल डेवोल्यूशन, राइट, रिगार्डिंग फाइनेंशियल डेवोल्यूशन, वित्तीय डेवोल्यूशन से रिलेटेड, फाइनेंशियल डेवोल्यूशन से रिलेटेड किसके लिए, अर्बन लोकल बॉडीज और पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड, राइट। इसको कैसे स्ट्रेंथन किया जाए, राइट, रोल और स्ट्रेंथनिंग पे जो फोकस रखा गया है उसको आप जो है क्रिटिकली एनालाइज करना है कि अब तक क्या रिकमेंडेशन थी और क्या फ्लॉस थे, दोनों आपको इस क्रिटिकली एनालाइज जैसे क्वेश्चन में लिखना होता है। जब भी समीक्षा, आलोचनात्मक विश्लेषण या क्रिटिकली एनालाइज करने के लिए क्वेश्चन दे तो मेक श्योर जो क्वेश्चन आपसे डिमांड कर रहा है आपको जो स्ट्रेंथ भी बतानी है और वीकनेसेस भी बतानी है, और वे फॉरवर्ड में मेक श्योर करें कि आप थोड़े पॉजिटिव नोट पे जो भी पॉसिबल सोल्यूशन हो जो एक ब्यूरोक्रेट दे सकता है किसी समस्या के लिए, वो आपके आंसर में रिफ्लेक्ट हो, राइट। तो इस प्रेमाइज पे जो है आप इस क्वेश्चन को इसकी कंटेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग को ले सकते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ द आंसर का वही अप्रोच जो स्टैंडर्ड अप्रोच है, लेकिन इसकी फर्दर फ्रैगमेंटेशन वो कहीं ना कहीं डिफर करेगा, जिसमें हमने देखा था कि अपनी कंटेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग की रिफ्लेक्शन हमें जो है इंट्रोडक्शन में दे सकते हैं, राइट। हमारी जो इंट्रोडक्शन है उसमें हमें अपनी जो है कंटेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग को रिफ्लेक्ट करना होता है। अब 200 वर्ड का क्वेश्चन है, आपको 30 to 40 वर्ड्स में अपने इंट्रोडक्शन को रिप्रेजेंट करना है, तो आप लिख सकते हैं कि फाइनेंशियल कमीशन has a vital role in devolution of funds to local bodies। एक तो ये डेफिनेशन बेस्ड अप्रोच हुआ, राइट। दूसरा आप कंटेम्प्रेरी अप्रोच में भी लिख सकते हैं 16th फाइनेंस कमीशन हैज बीन एस्टैब्लिश्ड, राइट, 16th फाइनेंस कमीशन हैज बीन एस्टैब्लिश्ड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ अरविंद परनिया जी, एंड देयर इज अ डिबेट अराउंड strengthening या enhancing the financial devolution to local bodies like अर्बन लोकल बॉडीज एंड पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। तो डिबेट आपने डाल दिया इंट्रोडक्टरी पैटर्न में। एक तो वेल अंडरस्टूड है कि फाइनेंस कमीशन का जो रोल है वो आपको जो लोकल बॉडीज हैं उनको फाइनेंशियल एम्पावर करने या उनके फाइनेंसेस को स्ट्रेंथन करना, तो ये अपने करंट में ही करंट के डायमेंशन भी इम्प्लिसिट कर दिया, और उसमें फर्दर एडिशन आपने अपने कंटेम्प्रेरी एग्जाम्पल में ये दे दिया कि देयर इज अ रीसेंट डिबेट अबाउट, डिबेट चल रहा है ना कि लोकल बॉडीज के फंड फाइनेंसेस को इम्प्रूव किया जाए, तो अपने इंट्रोडक्शन में ही आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं कि देयर इज अ debate around more strengthening of the local bodies, urban local bodies and financial raj institution। तो इंट्रोडक्शन पार्ट में एक डेफिनेशन बेस्ड अप्रोच में डाल सकते हैं, दूसरा कंटेम्प्रेरी अप्रोच में भी आप डाल सकते हैं, या फिर डेटा ड्रिवन भी आप कुछ अप्रोच डाल सकते हैं
कि कितना परसेंटेज, मान लो 15 फाइनेंस कमीशन में कितना क्वांटम ऑफ मनी, जैसे 19,000 करोड़ के अराउंड जो है आपकी जो पंचायत, ये 15 फाइनेंस कमीशन है उसने जो है लोकल बॉडीज को डिवॉल्व करने की बात की थी। तो अपने डेटा से भी आप अपने इंट्रोडक्शन को जो है इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, राइट। डेटा के बिहाफ पे भेज सकते, तो एग्जामिनर को क्या लगेगा कि आप वेल रेड हैं, आपको इन डेप्थ पता है, राइट। तो ये तीनों ही अप्रोच पे अपने इंट्रोडक्शन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एंड बियॉन्ड, जैसे ही आप ये इंट्रोडक्शन खत्म करें तो उस पे जो कोर डिमांड ऑफ द क्वेश्चन है, कोर डिमांड क्या है, क्रिटिकली एनालाइज द रोल ऑफ फाइनेंस कमीशन इन स्ट्रेंथनिंग द फाइनेंशियल डेवोल्यूशन, राइट। तो कोर डिमांड है क्रिटिकली एनालाइज करना उसमें। तो क्रिटिकली एनालाइज में जो रोल ऑफ फाइनेंस कमीशन है, राइट, उसको आप सीधा सीधा लिख सकते हैं, रोल ऑफ फाइनेंस कमीशन इन फाइनेंशियल डेवोल्यूशन, राइट, फाइनेंशियल डेवोल्यूशन। एक ये अप्रोच आप ले सकते हैं, या फिर इसको यहाँ पे आप दे दें, क्योंकि 200 वर्ड में अगर सीमेटिक या डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं तो आप ऐसे भी इन की पॉइंट्स को यहाँ पे लिख सकते हैं। एंड फर्दर आप जो है इसको ऐसे रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं, डेवोल्यूशन ऑफ फंड की एक हेडिंग डाल के, कि फाइनेंस कमीशन का काम है फंड्स को डेवोल्यूशन, लोकल बॉडीज को जो है फंड्स डिवॉल्व करना। इसमें आप कुछ फैक्ट्स एंड फिगर डाल सकते हैं, जस्ट फॉर एग्जांपल आप रेफर कर सकते हैं कि कैसे लोकल बॉडीज के लिए 62% का फंड एलोकेशन इंक्रीज हुआ है, राइट, एज पर 14th फाइनेंस कमीशन। प्रीसीडिंग 14वें फाइनेंस कमीशन के अकॉर्डिंग 62% फंड एलोकेशन हैज बीन इंक्रीज्ड, राइट, हैज बीन इंक्रीज्ड बाय 14th फाइनेंस कमीशन। ये आप दिखा सकते हैं कि ट्रेंड कैसे, क्योंकि हम पॉजिटिव एस्पेक्ट अभी बता रहे हैं, तो डिवोल्यूशन ऑफ फंड के एम्बिट में ये हिंट दे सकते हैं कि 14th फाइनेंस कमीशन ने लोकल बॉडीज के फंड डिवोल्यूशन में अराउंड 62% जो है इंक्रीज कर दिया है। एंड सब्सिक्वेंटली डिवोल्यूशन ऑफ फंड के बाद ग्रांट्स इन एड भी लोकल बॉडीज को दिए जा रहे हैं, राइट। जो लोकल बॉडीज हैं इनको जो है ग्रांट्स इन एड भी प्रोवाइड किया गया है। जैसे 15th फाइनेंस कमीशन ने रिकमेंडेशन दी, 15th फाइनेंस कमीशन ने फॉर एग्जांपल ₹90,000 करोड़ का जो है ग्रांट इन एड जो है लोकल बॉडीज को जो है आने वाले 5 सालों में इन सर्टेन डोमेन्स लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर में, हेल्थ में, इन सारे सेक्टर्स में जो है फाइनेंशियल डेवोल्यूशन की बात की है। तो आपने एक पॉइंट लिखा, उसके सब्सटैंशिएशन में जो ऑन रेलेवेंट, जो ऑन ग्राउंड है, वो आपने वैल्यू एडिशन में डाल दिया कि 15th फाइनेंस कमीशन ने क्या अभी रिकमेंड किया कि 90,000 करोड़ जो है सब इन सारे फील्ड्स में जो है देने के लिए जो है इन्होंने 15th फाइनेंस कमीशन ने रिकमेंड किया। तो एक वैल्यू एडेड आपने अपने आंसर को सब्सटैंशिएट कर दिया है। सब्सिक्वेंट पार्ट में जो है परफॉर्मेंस बेस्ड ग्रांटिंग भी आप जो 15th फाइनेंस कमीशन रखता है, राइट, परफॉर्मेंस बेस्ड ग्रांट्स के बारे में रखा है 15th फाइनेंस कमीशन ने एक कंडीशन कि जो अर्बन लोकल बॉडीज और जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन ऑन सर्टेन की पिलर, जैसे कि सैनिटेशन के बारे में या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के बारे में, राइट, या इलेक्ट्रिफिकेशन के बारे में कुछ कंडीशंस रखी हैं कि आप उनको पूरा करें तो आपको इतने फंड जो है डिवॉल्व किए जाएंगे। तो परफॉर्मेंस बेस्ड ग्रांट के लिए भी आपकी जो है 15th फाइनेंस कमीशन ने जो है कुछ प्रोविजन रखे हैं, राइट, अर्बन प्लानिंग ग्रांट के लिए। साथ ही साथ जो आपकी 15th फाइनेंस कमीशन है उसने इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, इक्विटेबल यहाँ पर टर्म यूज किया गया है, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जो फंड का डिवोल्यूशन है उसके लिए जो फॉर्मूला डिराइव किया है, फॉर्मूला हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, पॉपुलेशन के बिहाफ पे, जोग्राफिकल एरिया के बिहाफ में, इन्वायरमेंटल एक्सटेंशन के बिहाफ में, 4-5 जो क्राइटेरिया हैं, इनकम इनइक्वालिटी के बिहाफ पे, जो फाउंडेशनल फार्मूला है, जो टर्म ऑफ रेफरेंसेस है, उसके बिहाफ पे फाइनेंस कमीशन जो है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन करता है, इक्वालिटी नहीं, इक्विटेबल, राइट, जिसको जैसी नीड हो वैसा जो डिस्ट्रीब्यूशन बेस्ड ऑन द फार्मूला जो है 15th फाइनेंस कमीशन ने जो है रिकमेंड किया है टू द लोकल बॉडीज एज वेल एज टू द स्टेट्स, राइट। इस पे फोकस रखा गया है। बियॉन्ड दैट कुछ स्पेशल ग्रांट्स के लिए भी 15th फाइनेंस कमीशन जो है रिकमेंडेशन देता है स्पेशल ग्रांट्स के लिए। अब स्पेशल ग्रांट्स क्या है? स्पेशल ग्रांट्स इन द केस ऑफ लाइक डिजास्टर हिट हो जाए कोई लोकल एरिया, लाइक अर्बन बॉडीज अगर डिजास्टर हिट हो जाए तो डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए आपको जो हेल्प दे, या कुछ एक्सट्रीम सिचुएशन जैसे कोविड हुआ,
कोविड टाइप कुछ ऐसे इमरजेंसी हो, उस केस में जो है फाइनेंशियल कमीशन जो है मोस्ट स्पेसिफिक 15th फाइनेंस कमीशन ने जो है ये सारे मेजर्स पे जो है लोकल बॉडीज को ग्रांट्स प्रोवाइड किए हैं ताकि जो अर्बन लोकल बॉडीज हैं और जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है उनके फंड या फाइनेंशियल नीड जो है पूरी हो सकें। तो ये पॉइंट्स आप अपने आंसर में डाल सकते हैं, राइट। पॉजिटिव पॉइंट्स की फाइनेंशियल कमीशन का जो है रोल क्या रहा है उसको होने के लिए। नाउ क्रिटिकली एनालाइज करने की बात की गई, आलोचना करने के लिए बात की, तो आप चैलेंजेस भी आपको मेंशन करना जरूरी है कि क्या चैलेंजेस हैं, राइट। तो सबसे पहला चैलेंज आप यही दे सकते हैं कि फाइनेंशियल कमीशन की जो एडवाइस होती है वो एडवाइजरी नेचर होती है, राइट। कोई ज़रूरी नहीं कि गवर्नमेंट माने, ऑल्दो कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है बट इट्स मोर इन एडवाइजरी इन नेचर। तो एडवाइजर्स जो है एडवाइजरी हैं, इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, लैक ऑफ प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन है। जो भी एडवाइजर्स दी जा रही है उनका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, लैक ऑफ प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन, राइट। ये चैलेंजेस में आप डाल सकते हैं। एंड बिसाइड्स लोकल बॉडीज के बारे में फाइनेंशियल कमीशन ने रिकमेंडेशन दी है, लेकिन स्टेट्स की तरफ से, स्टेट्स गवर्नमेंट है या फिर जो भी रेस्पेक्टिव जो सेंट्रलाइज गवर्नमेंट है, वो कहीं ना कहीं उनके अंदर में माइंड में एक हेजिटेशन है फंड को डिवॉल्व करने के लिए, राइट। तो वहां पे एक आप जो है सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी देख सकते हैं, सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी है। चौथा जो है एवरग्रीन करप्शन का पर्सपेक्टिव, हर जगह आप लगा सकते हैं चैलेंजेस में करप्शन का पर्सपेक्टिव है। पांचवें में आप लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी देख सकते हैं कि जो फंड जा रहे हैं, जो फंड डिवॉल्व किए गए हैं फाइनेंशियल कमीशन के द्वारा, उनका यूज कितना एफिशिएंट हो रहा है, कितना इफेक्टिवली हो रहा है, उस पर कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। तो लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी का भी पर्सपेक्टिव आप चैलेंजेस में डाल सकते हैं। एक और पॉइंट आप डाल सकते हैं कि जो अर्बन लोकल बॉडीज हैं उतनी टेक्निकली इक्विप्ड नहीं है, तो कैपेसिटी डेफिशिएंसी आप भी डाल सकते हैं कि जो भी इंडिविजुअल्स हैं उतने कैपेबल नहीं है कि जो भी फंड्स डिवॉल्व किए गए उनका इफेक्टिव यूज हो सके। तो चैलेंजेस के पर्सपेक्टिव में आप ये लिख सकते हैं अपने मॉडल आंसर में, राइट। एंड सब्सिक्वेंटली अपने आंसर को एंड करने के लिए, क्योंकि क्रिटिकली एनालाइज दिया हुआ है, तो आप वे फॉरवर्ड डाल सकते हैं। वे फॉरवर्ड में कुछ सूटेबल सॉल्यूशन जैसे कि ट्रांसपेरेंसी को इंक्रीज किया जाए, subsequent or funds, more funds based on needs, right, more funds based on real needs। सिर्फ शोपीस के लिए नहीं कि पॉलिटिकल आपका कोई मोटिव है, इस बिहार पे आप डिवॉल्व कर रहे हैं, राइट। रियल इंटेंशन के बिहार पे मोर फंड्स को डिवॉल्व किया जाए, इंडिविजुअल्स की कैपेसिटी बिल्डिंग पे फोकस किया जाए, राइट। कैपेसिटी बिल्डिंग पे फोकस किया जाए, जो इंडिविजुअल्स हैं उनको ट्रेन किया जाए, मोर डिसेंट्रलाइज किया जाए अप्रोच को, डायरेक्टली इन लोकल बॉडीज के अकाउंट में ऑनलाइन अप्रोच या ई गवर्नेंस या मोबाइल गवर्नेंस के थ्रू फंड को डिवॉल्व किया जाए। तो ऐसे मेजर्स आप जो है अपने वे फॉरवर्ड में, क्योंकि क्रिटिकली एनालाइज करने वाले क्वेश्चन है, इनको जो है प्रॉपरली जो है डाल के इनकी टर्म्स को यूज कर सकते हैं कि ये चीजें, क्योंकि वर्ड लिमिट है तो ये चीजें ध्यान रखनी है। एंड में जो है आपको कंक्लूड कर देना है कि फाइनेंशियल कमीशन हैज प्लेड अ वाइटल रोल इन devolution ऑफ फंड्स, हाउएवर significant challenges persist, but due measures can be taken to strengthen the physical relation between center and state along with the local bodies, right। तो इस तरह से अपने आंसर को जो है आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यू कैन सी कि ऐसे इंट्रोडक्शन और इन की पॉइंट्स को डाल के चैलेंजेस और कंक्लूजन को डाल सकते हैं। फाइनेंशियल कमीशन प्लेज अ की रोल इन इंश्योरिंग फाइनेंशियल डिवोल्यूशन टू PRIs and urban local bodies, strengthening decentralized governance एंड प्रमोटिंग इंक्लूसिव डेवलपमेंट। दो की टर्म हमने यूज कर लिए यहाँ क्वेश्चन के स्टेटमेंट के साथ डेफिनेशन बेस, कि ये डिसेंट्रलाइज गवर्नेंस को स्ट्रेंथन करता है और साइमल्टेनियसली ये इंक्लूसिव गवर्नेंस को भी जो है प्रमोट करता है। तो तीसरा पर्सपेक्टिव हमारे इंट्रोडक्शन का जो मैंने 2-3 डिस्कशन किए उसके बियॉन्ड ये भी डाल सकते हैं। साथ ही साथ जो पर्सपेक्टिव था कि कैसे स्ट्रेंथन करता है, उस पर 14 फाइनेंस कमीशन ने जो लोकल बॉडीज को एम्पावर करने के लिए फंड का डेवोल्यूशन बढ़ा दिया, एक डाटा हमने डाल दिया।
सिमिलरली ग्रांट रिकमेंडेशन में 15th फाइनेंस कमीशन ने इतना रिकमेंडेशन डाटा डाल दिया कि अगले 5 साल में इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ और एजुकेशन में जो है इतना फंड जो देना चाहिए। तो ये रियल लाइफ एग्जांपल दे रहे हैं कि जो 15th फाइनेंस कमीशन है सब्सटैंशिएट हो गया डाटा के फॉर्म में। आपका जो भी आर्गुमेंट रख रहे हो वैल्यू एडेड है, कोई भी वेग पॉइंट नहीं है। मेजॉरिटी ऑफ द कैंडिडेट जब वेग लिख रहे होंगे तो आप वैल्यू एडेड आंसर लिख रहे होंगे, राइट। सब्सटैंशिएट कर रहे हो आपकी बात को, आपकी बात में दम होगा तो एक अलग इंप्रेशन क्रिएट होता है। तो ये सारे पॉइंट जो अभी हमने डिस्कशन किए वो सारे मेंशन्ड हैं। एंड वे फॉरवर्ड जो है यहाँ चैलेंजेस में जो है आप डाल के वे फॉरवर्ड के साथ अपने आंसर को जो कंक्लूड कर सकते हैं। और इस बिहाफ पे अराउंड 200 वर्ड में जो है मेजरली आप अपने आंसर को प्रॉपरली जो है रिप्रेजेंट कर सकते हैं, राइट। सो दिस इज फॉर दिस क्वेश्चन जो फाइनेंस कमीशन पे प्रमाइज है। और भी इसके डायमेंशन जो हम फर्दर जो है सब्सिक्वेंट अपने टेस्ट सीरीज के डिस्कशन में जब करेंगे तो 1 बाय 1 हम और भी फाइनेंशियल कमीशन के जो डायमेंशन हैं उन पे अपने क्वेश्चन को प्रमाइज करेंगे। फॉर द टाइम बिंग अभी अर्बन लोकल बॉडीज अलॉन्ग विद द रोल, पावर, फंक्शन, इन 3-4 पे आप प्रैक्टिस कर लो कि अगर इस थीम पे कुछ क्वेश्चन यूपीपीसीएस में इस बार मेंस में आ रहा है तो यू आर वेल कैपेबल टू एड्रेस दिस क्वेश्चन। और साथ ही साथ इन डायमेंशन का ध्यान रखें। 15 फाइनेंस कमीशन की एक बार रिकमेंडेशन पढ़ लें और जो अभी न्यूज़ चल रही है उसके सराउंडिंग जो डिबेट है वो देख लें, राइट। तो ऐसे आप डाटा को कहीं ना कहीं एक शीट पे लिख लें। 15 फाइनेंस कमीशन की जो डाटा है, राइट, लोकल गवर्नेंस के फॉर्म में या स्टेट के लिए कितना बजट एलोकेट किया है वो रख लें तो आपके वैल्यू एडेड मटेरियल जो है काफ़ी आपको सब्सटेंशिएट करेंगे अपने आंसर्स को। अब प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कॉन्स्टिट्यूशनल फीचर्स का कंपैरिजन है इंडिया का विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का। जो हमारा सिलेबस का जो प्रेमाइस है बाकी वर्ल्ड के कॉन्स्टिट्यूशन से जो फीचर्स हैं उनका कंपैरिजन के प्रेमाइस है। 2018-19 में यूपीपीसीएस ने इंडिया के फेडरल फीचर विद दैट ऑफ फेडरल फीचर ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बारे में क्वेश्चन पूछा था। इस सेगमेंट से यूपीएससी में भी और यूपीपीसीएस में भी इतने क्वेश्चन अभी नहीं पूछे गए हैं, लेकिन हम रिस्क क्यों लें, अपने सिलेबस के हर एक प्रेमाइस को हम पूरा करें। और उसके पीछे रीजन भी अगर है कि कुछ रिसेंट में डेवलपमेंट हुई, जैसे लास्ट ईयर यूपीएससी में जो है इंडिया और फ्रेंच के कॉन्स्टिट्यूशनल कंपैरिजन के बारे में पूछा था कि उस टाइम पे फ्रेंच के प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस हुए थे, राइट। और इसी प्रेमाइस पे हमने इस क्वेश्चन को डिजाइन किया है क्योंकि ऑफर रिसेंट यू नो कि यूएसए के नए प्रेसिडेंट जो है डोनाल्ड ट्रंप जो है नॉमिनेट हुए कमला हैरिस को डिफीट करके, राइट। उनका नॉमिनेशन नवंबर में हुआ था, अभी जनवरी से वो प्रेसिडेंशियलशिप जो है रिज्यूम कर लेंगे। तो इसी प्रेमाइस पे इस क्वेश्चन को डिजाइन किया गया है कि देयर इज अ प्रोबेबिलिटी शायद क्वेश्चन पूछ ले प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बिटवीन इंडिया एंड यूएसए का कंपैरिजन। तो जो डायमेंशन हमने अभी चूज किया है वो सिर्फ इलेक्शन प्रोसेस पर रखा है कि इंडिया का जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है और यूएसए का जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है वो कैसे एक दूसरे से डिफर करता है, राइट। बियॉन्ड इसके आपके और भी डायमेंशन के क्वेश्चन इस पे बनाए जा सकते हैं। सीधा सीधा कि इंडिया का प्रेसिडेंट और यूएसए का प्रेसिडेंट अपने पावर्स एंड फंक्शन में कैसे डिफर करता है, उनके कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को आप जो है कंपेयर करें, राइट। स्ट्रेट फॉरवर्ड ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो मेक श्योर कि इस रिलेटेड टॉपिक में जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल डायमेंशन 2-3 मैं बोल रहा हूँ उसको आप प्रिपेयर कर लें। और यहाँ पे हम क्वेश्चन के फॉर्म में तो प्रैक्टिस इलेक्शन प्रोसीजर के बारे में तो कर ही रहे, राइट। अभी क्वेश्चन को आपको जो है 200 वर्ड में लिखना है, 200 वर्ड में लिखना है और एक कंपैरिजन बेस्ड क्वेश्चन है। कंपैरिजन बेस्ड ये क्वेश्चन है। इंडिया और यूएसए के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन प्रोसेस के बारे में आपको जो है कंपेयर करना है कि इन व्हाट वे डज द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन प्रोसीजर इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका डिफर फ्रॉम दैट इन इंडिया, राइट। डिफरेंस आपको बताना है। संयुक्त राज्य अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया और भारत में राष्ट्रीय चुनाव से किस प्रकार से भिन्न है, दोनों के बीच में आपको जो है डिफरेंसेस बताने हैं। तो बेस्ट अप्रोच कंपैरिजन बेस्ड क्वेश्चंस का वही होता है कि जो आप कोर की बॉडी है, जो बॉडी ऑफ द आंसर है, आंसर की जो बॉडी है उसको कंपैरिजन बेस्ड में अगर आप टैबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो आपके पास प्रिसाइज पॉइंट इन वर्ड लिमिट आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, राइट। प्रेजेंटेशन पे स्पेसिफिक एम्फेसिस है, की टर्म्स विद इन शॉर्ट टाइम आप जो है रिप्रेजेंट कर सकते हैं और अपने आर्गुमेंट को वेल रिप्रेजेंट कर सकते हैं विद सुटेबल हेडिंग। ये अप्रोच जो है आपका टाइम भी आपका सेव करेगा और एग्जामिनर के माइंड में एक रिफ्लेक्शन होगा, जो की पॉइंट्स आप डालेंगे वो इजीली जो है स्कैम कर सकता है, स्कीम कर सकता है कि आपने क्या क्या पॉइंट्स दिए हैं, उस बिहाफ पे आपको जो आंसर्स रिवॉर्ड किए जा सकते हैं। तो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर वही है कि कंटेक्स्ट में जो है आपके इलेक्शन प्रोसीजर के बारे में, आपको जो है इलेक्शन प्रोसेस के बारे में आपको इन डिटेल बताना है कि कैसे दोनों डिफर करते हैं, दोनों कौन, इंडिया और यूएसए, राइट, इंडिया और यूएसए।
और किसका इलेक्शन प्रोसीजर जो है, प्रेसिडेंट का, राइट। राष्ट्रपति के बारे में यहाँ पे जो कंटेक्स्ट दिया जा रहा है, कैसे ये दोनों डिफर करते हैं, ये आपको जो अपने आंसर में रिप्रेजेंट करना है। अब आंसर जो हम बिगिन करेंगे तो हमारा अप्रोच वही सिमिलर होगा, इंट्रोडक्शन देंगे, और इंट्रोडक्शन थोड़ा हमें इफेक्टिव बनाने की ज़रूरत है क्योंकि कंपैरिजन बेस्ड क्वेश्चन है, तो इंट्रोडक्शन में ही आपको रिफ्लेक्ट होना चाहिए कि हमने कॉन्टेक्स्ट को समझा है और कंपैरेटिव पर्सपेक्टिव से ही सिमिलैरिटी के साथ साथ लिंक करके डिफरेंसेस के पर्सपेक्टिव से अपने इंट्रोडक्शन को बिगिन करें। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, इंट्रोडक्शन इस आंसर का लिख रहे हैं, तो वी कैन राइट कि 200 वर्ड का क्वेश्चन है तो 30-40 वर्ड में हम अपने इंट्रोडक्शन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इंट्रोडक्शन में हम लिख सकते हैं कि प्रेसिडेंट ऑफ United States of America and President of India although elected by indirect process but the methodology differ significantly, right? Reflecting differences in political and social dimensions of both the countries, right? Both the countries. तो हमने अपने इंट्रोडक्शन के फर्स्ट पार्ट में जो कॉमनलिटी बता दी कि दोनों ही जो है इनडायरेक्ट इलेक्शन प्रोसीजर के थ्रू नॉमिनेट होते हैं, राइट। दोनों ही प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए इनडायरेक्ट इलेक्शन प्रोसेस के थ्रू इलेक्ट होते हैं। बट फर्दर जो माइक्रो डिटेलिंग है, जो मेथोडोलॉजी है, वो सिग्निफिकेंटली एक दूसरे से डिफर करती है, राइट। ये हमने अपने इंट्रोडक्शन पार्ट में ही दिखा दिया। तो एक हमारा अंडरस्टैंडिंग तो हमने रिफ्लेक्ट कर दी कि इनडायरेक्ट इलेक्टोरल प्रोसेस है, एंड फर्दर एक हिंट हमने दे दिया अपने इंट्रोडक्शन में ही, जो कि हम बॉडी ऑफ द आंसर में रिफ्लेक्ट करेंगे कि दोनों के बीच में कुछ डिफरेंसेस हैं, ऑल्दो सिमिलरिटीज तो हैं, पर दोनों के बीच में कुछ डिफरेंसेस हैं जो कि एक दूसरे से डिफरेंट है या एक दूसरे को डिफरेंशिएट करते हैं, राइट। तो डिफरेंसेस के बिहाफ पे एक टैबुलर कॉलम आप बना सकते हैं और उसमें फिर आप जो है प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का ऐसा कॉलम बना के अपने पॉइंट्स को रख सकते हैं। यहाँ दोनों का पहले तो लिख लें इनडायरेक्ट इलेक्शंस, राइट। इनडायरेक्ट इलेक्शंस पे ये दोनों नॉमिनेट होते हैं या इलेक्ट होते हैं, इनडायरेक्ट इलेक्शंस। और जो यूएसए के प्रेसिडेंट हैं उनको इलेक्ट करने के लिए, उनको अपॉइंट करने के लिए एक इलेक्टोरल कॉलीग का एस्टैब्लिशमेंट किया जाता है, राइट। इलेक्टोरल कॉलीग का एस्टैब्लिशमेंट किया जाता है जिसमें जो यूएसए के जो सिटीजन्स हैं वो डायरेक्टली वोटिंग में पार्टिसिपेट करते हैं और इस इलेक्टोरल कॉलीग के मेंबर्स को जो है अपॉइंट करते हैं, इलेक्ट करते हैं, और वो मेंबर्स इन टर्न जो है यूएस के प्रेसिडेंट को जो है अपॉइंट करते हैं या चूज करते हैं, राइट। इसीलिए इस प्रमाइस पे जो है इसको इनडायरेक्ट इलेक्शन बोला गया है। एंड सबसे इसीलिए प्रेसिडेंट जो है यहाँ पे जो है इलेक्टोरल कॉलीग का जो है एस्टैब्लिशमेंट किया जा रहा है, राइट। तो यूएसए के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में ये है। अब प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में क्या होता है कि हमारे जो हम जो इंडियन सिटीजन्स हैं, इंडियन सिटीजन्स जो है अपॉइंट करते हैं अपने एमपीज और एमएलएस, राइट। हमारे जो एमपीज और एमएलएस हैं दैट इज इलेक्टेड मेंबर जो है एमपीज और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के जो एमएलएज हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं इलेक्शन प्रोसीजर में। यहाँ कोई इलेक्टोरल कॉलीग ऑल टुगेदर इस्टेब्लिश नहीं किया जा रहा है। रेदर जो हमने एमपीज और एमएलएज ऑलरेडी चूज किए हुए हैं, राइट, इलेक्ट किए हुए हैं, वो हमारे बिहाफ पे इंडिया का प्रेसिडेंट जो है वोटिंग पैटर्न के थ्रू जो है चूज करते हैं। यानी कि यहाँ पे सिंगल ट्रांसफरेबल वोट
और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के बिहाफ पे इन जो इंडिविजुअल्स हैं इनके वोट का अमाउंट डिसाइड होता है, राइट। इनके वोट का कितना वोट जो है ये लोग दे सकते हैं, राइट। और यूएसए में जो है ऑल टुगेदर यहाँ पे 538 इलेक्टर्स हैं और जो प्रेसिडेंट को मैंडेटरी है 270 जो है अराउंड जो है इलेक्टोरल वोट जो है सिक्योर करना। तो इस प्रेमाइज पे ये दोनों जो है इलेक्टोरल कॉलीग और उनके बीच में डिफरेंसेस जो बेस होता है, यहाँ पे सिटीजन्स जो है डायरेक्टली वोट करते हैं और वोट किस लिए करते हैं, इलेक्टोरल कॉलीग के मेंबर्स को इलेक्ट करने के लिए। वो इंटर्न जो है आपके प्रेसिडेंट को जो है यूएसए के प्रेसिडेंट को जो है चूज करते हैं। और यहाँ पे जो है आपका जो हमारे एमपीज एमएलएज हैं वो आपके जो है मेंबर्स को चूज करते हैं। जो यूएसए के प्रेसिडेंट हैं उनका टेन्योर जो है 4 साल का होता है, राइट, 4 इयर्स का टेन्योर होता है। और हमारे जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है इनका जो है अराउंड 5 ईयर का टेन्योर है, राइट। टेन्योर के प्रेमाइज पे दोनों डिफर करते हैं। तो सिग्निफिकेंटली इन 3, 4, 5 पॉइंट्स पे जो है आपने जो है पॉइंट्स को रख सकते हैं कि कैसे एक दूसरे से डिफर करते हैं, राइट। और दूसरा लिमिटेशन है वो इलेक्टोरल प्रोसेस में नहीं आएगा कि मैक्सिमम जो है 2 बार यूएसए का प्रेसिडेंट एक कैंडिडेट चूज कर सकता है। इंडिया में कुछ ऐसी लिमिटेशन नहीं कि कितने नंबर ऑफ टाइम्स भी जो है आप एक सिटीजन जो है इंडिया का प्रेसिडेंट हो सकता है, राइट। तो इस प्रेमाइज पे आप जो है या पॉइंट फॉर्मेट में लिख रहे हैं तो ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या अगर टेबुलर फॉर्म में जैसे मैंने बताया कि ये सारे पॉइंट जो है आप अपने आंसर्स में डाल सकते हैं। इंट्रोडक्शन में आप बिगिन कर सकते हैं जो हमने अभी किया, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन प्रोसीजर इन यूनाइटेड स्टेट्स एंड इंडिया डिफर इन सेवरल एस्पेक्ट्स इंक्लूडिंग द मेथड ऑफ इलेक्शंस एंड द इलेक्टोरल सिस्टम यूज, राइट। तो आपने हिंट दे दिया कि आपको पता है कि मेथड ऑफ इलेक्शन क्या है और इलेक्टोरल सिस्टम यूएसए और इंडिया में क्या है, राइट। तो इंट्रोडक्शन के प्रेमाइज पे ही आपने इन दोनों पॉइंट्स को यहाँ पे रख दिया है, राइट। एंड सब्सिक्वेंटली जो कनेक्टिंग एक स्टेटमेंट यहाँ पे हमने दे दिया है जिससे अपने हमारा बॉडी ऑफ आंसर रिफ्लेक्ट होगा कि डिफरेंसेस आर रिफ्लेक्टेड इन डिस्टिंक्ट पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क ऑफ बोथ द कंट्रीज। जो दोनों ही देशों के बीच में जो राजनीतिक और संवैधानिक जो डिफरेंसेस है वो लार्जली इनके इलेक्टोरल प्रोसेस में कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट होता है, राइट। तो ये पॉइंट्स आप डाल सकते हैं कि यूएसए में जो है सिटीजन्स वोट फॉर इलेक्टर्स का वोट करते हैं जो कि इलेक्टोरल कॉलीग कॉन्स्टिट्यूट करता है और वो इंटर्न जो है प्रेसिडेंट को चूज करते हैं, राइट। The indirect election process emphasizes the importance of states की importance के बारे में बताता है। और इन कंपैरिजन, राइट, इन कंपैरिजन इंडिया के जो प्रेसिडेंट हैं उनका इलेक्शन जो है, जो इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट और लेजिस्लेटिव असेंबलीज का जो हमने डिस्कशन किया, थ्रू इनडायरेक्ट इलेक्शन जो है प्रेसिडेंट को जो है चूज करते हैं, राइट। इलेक्टोरल सिस्टम का जो डिफरेंसेस है वो हमने बता दिया कि कैसे इलेक्टोरल कॉलीग सिस्टम जो डिफर करता है। यूएसए के प्रेसिडेंट को 270 इलेक्टोरल वोट चाहिए जीतने के लिए और इंडिया में वेटिंग प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंट की जाती है। स्टेट का जैसा पॉपुलेशन है उसके बिहाफ पे प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होता है। जो एमपीज और एमएलए हैं उनके वोट स्टेट के पॉपुलेशन के प्रेमाइज पे जो है उनको कितना वोट्स एक इंडिविजुअल को मिलेगा जो कि वो इंटर्न कास्ट कर सकता है थ्रू सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, वो दिया जाता है। एक और डिफरेंस है जो अभी मैं बताना भूल गया कि यूएस में जो है 2 पार्टियां, रिपब्लिकन और डेमोक्रेट जो है पार्टिसिपेट करते हैं, 2 पार्टियां हैं, लेकिन इंडिया में मल्टी पार्टी सिस्टम है, राइट। कई सारे बीजेपी है, कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी, ये सारे अपने कैंडिडेट्स को जो है हमारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो मल्टी पार्टी सिस्टम इस प्रोसेस पे भी जो है ये डिफर करता है। दैट इज यूएसए 2 पार्टी डोमिनेटिंग है, इंडिया जो है मल्टी पार्टी डोमिनेटिंग। तो ये सारे पॉइंट्स आप अपने आंसर में डाल सकते हैं एंड एंड में जो है अपने आंसर को कंक्लूड करने के लिए प्रॉपर कंक्लूजन कि while both systems are indirect, the US and India differ in their electoral process reflecting their unique political landscape and constitutional structures, right? तो इस प्रमाइज पे आप अपने जो है इस कॉन्स्टिट्यूशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जो कोर पॉइंट्स हैं या तो पॉइंट के फॉर्मेट में लिख रहे हैं, अगर ऐसा लिख रहे हैं तो मेक श्योर कि वो अंडरलाइन द कीवर्ड्स, जो भी आपके कीवर्ड्स हैं वो अंडरलाइन कर ले ताकि इवेल्युएटर जो होगा वो इजीली स्कीम कर पाएगा आपके आंसर्स को अगर पॉइंट फॉर्मेट में ले रहा है। लेकिन जो बेस्ट अप्रोच मैं बता रहा हूँ वो दिस इज द कंपेरिजन बेस्ड वाले अप्रोच में हमेशा आप इसी को रेप्लिकेट करने की कोशिश करें कि टैबुलर फॉर्म में यूएसए और इंडिया और किन किन पैरामीटर्स पे आप कंपैरिजन कर रहे हैं वो अगर रिफ्लेक्ट कर देंगे तो डायरेक्टली वैल्यू एडिशन आपको यहाँ पे मिल जाएगा, राइट। सो दिस इज फॉर दिस क्वेश्चन। ये जो आपका जो है कंपैरिजन बेस्ड जो कॉन्स्टिट्यूशनल फीचर पे जो है ये क्वेश्चन बेस्ड था। ना जो 2 क्वेश्चंस आपको डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के लिए हम देते हैं वो इस जीएस पेपर 2 में ये 2 क्वेश्चंस हैं जिनको आप प्रैक्टिस करें। मेक श्योर इनके मॉडल आंसर को आप लिखें
और PDF को स्कैन करके आप हमें दे सकते हैं ताकि हम उसको इवेल्युएट करके आपको फीडबैक दें, और जो भी रिक्वायरमेंट उसमें वैल्यू एडिशन की होगी वो हम आपको रिकमेंड कर सकते हैं कि कैसे प्रेजेंटेशन को इम्प्रूव किया जा सकता है, इंट्रोडक्शन को कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है, या जो भी आपने आंसर्स लिखा है उसमें और क्या वैल्यू एडिशन करके उस आंसर को एनरिच किया जा सकता है। ये 5-4 क्वेश्चन जो हमने डिस्कशन किया इसको तो आप प्रैक्टिस करें ही करें, क्योंकि डिस्कशन हमने किया ही है। तो वीडियो को पॉज करके पहले क्वेश्चन को प्रैक्टिस करें, फिर डिस्कशन देखें और देखें कि क्या क्या और पॉइंट्स आप इंटीग्रेट कर सकते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ द आंसर पे फोकस रखें। आपके जो आंसर्स लिख रहे हैं, चाहे वो हिंदी में लिख रहे हैं या इंग्लिश में लिख रहे हैं, उनका लैंग्वेज फ्लो प्रॉपर होना चाहिए, राइट, एग्जामिनर को पढ़ने में आसानी हो। और रिप्रेजेंटेशन पे ध्यान दें कि कैसे पॉइंट फॉर्मेट में, कैसे टैबुलर फॉर्म में, या सीमेटिक रिप्रेजेंटेशन, जो 2-3 मेथोडोलॉजी हमने अभी डिस्कशन की, उनमें कैसे रिप्रेजेंट करके वर्ड लिमिट में रहते हुए अपने आंसर को आप रिप्रेजेंट कर सकें, राइट। उसी प्रीमाइस पे जो 2 क्वेश्चन हैं उनको आप प्रैक्टिस करें कि एक तो फेडरल फीचर पे जो सिलेबस में मेंशन है उस पर आप 125 वर्ड में क्वेश्चन लिखें, कंपेयर करें कि इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन इज फेडरल बट यूनिटरी इन फीचर, राइट। आपको ये बताना है कि भारतीय संविधान संघीय है लेकिन इनकी विशेषताएं एकात्मक है, राइट, यूनिटरी इन फीचर है। तो इस प्रमाइस पे आप जो है 125 वर्ड्स में पहला क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, राइट। एंड सब्सिक्वेंटली जो दूसरा क्वेश्चन है, मेक श्योर कि आप टाइम लिमिट का भी ध्यान रखें। आपके पास अगर स्टॉप वॉच हो तो मेक श्योर 7 to 8 मिनट्स में जो है आप इनको क्वेश्चन को, ये आपके 125 वर्ड वाले जो है हो जाए, एंड अराउंड 9 to 10 मिनट्स के आसपास ये 200 वर्ड वाले क्वेश्चन को आप टारगेट करें कि आप विद इन टाइम लिमिट जो आप रख सकें, राइट। फॉर द टाइम बिंग स्ट्रक्चर पे फोकस करें, प्रॉपर जो भी हमने डिस्कशन किया है। सेकंड क्वेश्चन जो है, डिस्कस द हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स एंड एवोल्यूशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। स्ट्रेट फॉरवर्ड है, सिलेबस से उठाया गया है, और फॉर श्योर है कि किसी ना किसी एक सब्सिक्वेंट अभी जो मेंस में है ये क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। भारतीय संविधान के ऐतिहासिक आधार और विकास पर चर्चा करें, राइट। 200 वर्ड में आपको डिस्कशन करना है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। आई एम श्योर कि आपने स्टैटिक पार्ट अपना जो है अब तक कवर अप कर लिया होगा, प्रीलिम्स के लिए भी पढ़ाई की है, तो यहाँ पे आपकी एक्टिव रिकॉलिंग भी होगी अगर आप बिना बुक या नोट्स देखे हुए आंसर्स को लिख रहे हैं, राइट। और साथ ही साथ आपकी प्रैक्टिस भी होगी, और जो भी फीडबैक होगा हम या व्हाट्सएप या ईमेल पे जहाँ भी आप अपनी कॉपीज को स्कैन करके मेल करेंगे, विल गिव यू द प्रॉपर फीडबैक कि कैसे मार्किंग कर सकते हैं। और साथ ही साथ यू कैन सी कि सिलेबस के हर एक पार्ट को उठा के हम क्वेश्चन डिस्कशन कर रहे हैं, किन किन डायमेंशंस पे क्वेश्चंस आ रहे हैं उन पे, और उन्हीं थीम पे फर्दर अगर क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो सारे हम डिस्कशन करेंगे। तो आई होप कि इन 500 क्वेश्चन को जो भी हम डिस्कशन करेंगे, राइट, राइटिंग प्रैक्टिस और जो आपको दिए जाएंगे, इसके थ्रू प्रॉपरली सिलेबस को एकदम हम पोस्टमार्टम कर देंगे, और आप सिंसियरिटी के साथ हमारे साथ लगे रहे तो आई एम श्योर कि आप बहुत ही अच्छा परफॉर्म करेंगे मेंस एग्जामिनेशन में। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। आई एम टेकिंग अ लीव फॉर नाउ, सो गुड बाय एंड ऑल द बेस्ट।